आप देखें ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में हल्की फुल्की खरीदारी है तो इस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। वैसे एक्सपायरी के पहले हम देख रहे हैं छोटे दायरे में ही कामकाज नजर आ रहा है, लेकिन एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज स्टॉक स्पेसिफिक आपको जरूर मिल जाएगी और ये अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप में डेवलप होती हुई जरूर नजर आ रही है। निफ्टी बहरहाल 70 अंक गिरकर इस वक्त ट्रेड करता हुआ हम देख रहे हैं करीब 24,250 के इर्द गिर्द। बैंक निफ्टी में भी 55,350 के पास फ्लैट कामकाज आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। कल ही से हमने देखा है वोलेटाइल सिनेरियोस बैंक निफ्टी में नजर आ रहे हैं और आज के सत्र में भी ये जारी रहा। निफ्टी स्मॉल कैप 17,000 के पार है। जैसे कि मैं बता रही थी, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन जरूर डेवलप होता हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, डिफेंसिव्स ने वापस से कमान संभाली है। आज सुबह से ही फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इसके अलावा मेटल और मिड सेलेक्ट प्लेयर्स हैं और साथ ही कुछ तमाम बैंक्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड रियल एस्टेट सेक्टर टॉप मोस्ट लूजर कहा जाएगा। एफएमसीजी में भी बिकवाली है, आईटी सेक्टर में भी गिरावट और साथ ही ऑटो, एनर्जी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कुछ तमाम सेक्टर्स है जहां पर बिकवाली का दबाव। तो क्लियरली बटा हुआ सा कामकाज इस वक्त मार्केट में नजर आ रहा है। 24,250 पर खड़े हैं हम, करीब 80 अंकों के बिकवाली निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी फ्लैट कामकाज और मंथली एक्सपायरी के दिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस पर पूरी नजर रखनी होगी। ये तो हुई बाजार की बड़ी बातें, लेकिन बिग बाजिंग मोमेंटम कौन से स्टॉक्स में इस वक्त नजर आ रहा है खबरों के दम पर और उसके अलावा भी स्टॉक स्पेसिफिक इंपैक्ट, अभिषेक बताएं। मानसी बहुत सारी है, आज स्टॉक में एक्शन है। स्टॉक स्पेसिफिक आज जब देखेंगे तो नतीजों वाला एक्शन ज़्यादा है। थायरोकेयर में आज हमने करीब इंट्राडे में 20% के आसपास का उछाल देखा था। हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है और उसकी वजह यह है कि नतीजे बड़े दमदार आए हैं। स्पेशली अगर आप कंपनी के मार्जिन देखेंगे तो वो 30% के भी पार निकल गए हैं। तो थायरोकेयर आज बेहतरीन तेजी हम देख रहे हैं और थायरोकेयर में जो इस साल की गिरावट थी, इस साल की गिरावट की ऑलमोस्ट पूरी की पूरी भरपाई कर ली है। अब ये प्रॉफिट टेकिंग आई है तो हो सकता है कि 4-5% की दूरी रह गई होगी, अदरवाइज बेहतरीन प्रदर्शन इस शेयर का है। एचयूएल के नंबर्स कमजोर आए थे, वॉल्यूम ग्रोथ के जो आंकड़े आए वो हालांकि उम्मीद से बेहतर आए थे, लेकिन गाइडेंस कमजोर रही है, कमेंट्री थोड़ी सी कमजोर है और इसके चलते शेयर में हम गिरावट देख रहे हैं। मार्जिन को लेकर चिंताएं हैं और ये मार्जिन वाली चिंता सिर्फ एचयूएल की नहीं है, बल्कि आपको याद होगा कि टाटा कंज्यूमर के नंबर आए थे, उसमें भी मार्जिन को लेकर हिट आया था। तो 4% गिर के शेयर कारोबार कर रहा है और रिकवरी के कोई साइंस दिख नहीं रहे। इंडसइंड बैंक अगला शेयर होगा जहां पर आज हम बस देख रहे हैं और लगातार उसमें तेजी है। 606 रुपए तक गिरा, उसके बाद हमने शेयर को 825 रुपए के ऊपर निकलते हुए देखा और उसके ऊपर टिका भी हुआ है। देखिए मैनेजमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया था इनके माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो को लेकर और उसके बाद से शेयर में स्ट्रेंथ लगातार देख रहे हैं। आज भी है ये निफ्टी का टॉप गेनर, लेकिन निफ्टी फ्यूचर का जो टॉप गेनर है वो है डिवीज लैब्स। इस पर सिटी की बुलिश रिपोर्ट आई है और डिवीज लैब्स में देखने की 5% के आसपास का शानदार उछाल आज के सत्र में हम देख रहे हैं। लेकिन एक शेयर भारत फोर्ज, ये भी हमारे रडार पर है और आज इसमें भी एक्शन दिख रहा है और उसकी वजह है कि यूएस में हेवी ट्रक पार्ट्स की जांच की जा रही है और उसके चलते शेयर में हम 2.5% के आसपास की कमजोरी देख रहे हैं। तो ये कुछ है एक्शन वाले शेयर। लेकिन चलिए बाजार पर आते हैं। अप्रैल सीरीज की आज एक्सपायरी, जरा ये समझते हैं कि जो रोलओवर्स के आंकड़े हैं वो क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं, स्टॉक्स में रोलओवर कहां पर ज्यादा हो रहा है और 7 दिनों की जो तेजी पर ब्रेक लगी है, क्या बाजार एक ब्रीदर लेके फिर से रिवर्सल दे देगा आगे या फिर थोड़ा सा रेंज में जाएगा? डिपी संकेत क्या है वायदा बाजार से? देखिए 70% के आसपास का अब तक तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे रोल ओवर हो चुका है। तो आज यही बात हमने सुबह भी आपके सामने कही थी कि आज को आपको छुट्टी लेनी है, अगर आप छुट्टी ले सकते हो। जो इंडेक्स को जानना चाहते हैं, कल भी कुछ नहीं हुआ, आज कुछ होना नहीं है, शायद कल भी नहीं हो, ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि डाटा में ऐसा कुछ भी नया नहीं बन रहा। ऐसा जो कुछ एबनॉर्मल हो मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ एबनॉर्मल है, वो भविष्य में असर डालेगी, वो है कि इस सीरीज़ फिर से लाइट ट्रांसफ़र हो रही है। ये लाइट सीरीज़ और डेंस सीरीज़ का मतलब क्या होता है? काफ़ी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा, आप लाइट बोलते हो, लाइट का मतलब क्या? लाइट का मतलब होता है जहाँ पे पोजीशन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कम हो। ओपन पोजीशन क्या? ओपन पोजीशन मतलब खुले सौदे जहाँ पे कम खड़े हुए हो। तो जो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होके आए हो, एक मंथ से दूसरे मंथ में जा रहे हो, वो आप बहुत ज़्यादा डेंसिटी घनत्व के साथ नहीं आ रहे हो। तो आपको छोटी भी चीज़ उतार चढ़ाव बहुत तेज कराएगी
और अभी भी ध्यान रखा जाए 16 का विक्स अवेलेबल है हमारे पास। ये कम से कम 500 पॉइंट के मार्केट को स्विंग कराने के लिए सफिशिएंट पावर रखता है ये, और कम से कम बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट करवाने के लिए सफिशिएंट पावर रखता है। अब आते हैं आज का, अगर पूरी रेंज हो रही है तो इसमें कोई डैमेज या किसी तरह की कोई दिक्कत तो आप ना तो डैमेज निफ्टी में हुआ है ना ही गेन हुआ है। सुबह भी हमने आपको बताया था कि 350 450 रेजिस्टेंस रहेगा, 200 पहला सपोर्ट। आज अब चेक कर लो 200 के नीचे ही नहीं जा रहा मार्केट। ऐसा नहीं कि ख़राब नहीं है, ख़राब है बट नीचे नहीं जा रहा, ज़्यादा धक्का नहीं लग रहा। बैंक निफ्टी दिन भर में कम से कम पिछले 2.5 घंटे से अगर आप देख रहे हो तो 100 पॉइंट का भी उतार चढ़ाव नहीं है। कितने का इंडेक्स है? 55,000 का, और 100 पॉइंट भी नहीं है। ऑप्शंस अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, 15-16% से ज़्यादा किसी ऑप्शंस में कोई ज़्यादा दम नहीं दिख रहा। तो टिपिकली प्रीमियम ईटिंग हो रही है और मार्केट को साइडवेज का कंसोलिडेशन का पूरा तरह से टेस्ट करवाया जा रहा है कि देखिए टेस्ट कैसे होता है। मैं 2 चीज़ें इस बार और नोटिस कराता हूँ। पहला, HUL के नंबर्स के बाद का जो रिएक्शन आया है ये बड़ा देखने लायक है। देखो इंडेक्स में तो कुछ नहीं है बट स्टॉक्स में बहुत कुछ हो रहा है, और बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत बेहतर हो रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा तालाब है जो इस समय शांति से है। अगर आप कंकड़ इधर से डालेंगे तो इधर होगा, इधर डालेंगे तो इधर से आवाज़ आएगी, तो बहुत साफ साफ सुनाई देगा। क्योंकि यूफोरिया नहीं है ना अभी मार्केट में, अभी वो पागलपन नहीं है तेज़ी का और मंदी का, अभी तो बहुत शांत अवस्था है। तो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट बहुत गंभीर होगा। HUL के जब नंबर आए उसका अबीटा, मार्जिन्स और प्रॉफिट वो ठीक था, लेकिन जैसी कमेंट्री आई उसके बाद इस शेयर को भरभरा के टूटना पड़ा, 4% नीचे है। इसका एक पीयर भी दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट। एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाइएगा, टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट, ठीक है ना। आप वो देखेंगे वो बकायदा डेज हाई पे। एक ही सेगमेंट के 2 शेयरों का अलग अलग प्रभाव है। ये इस तरह के मार्केट में ही पॉसिबल हो सकता है। आप ये देखो ये डेज हाई है और HUL डेज लो है। एक और शेयर भी मैं आपको दिखाता हूँ जो भी ब्लास्ट होना बाकी है, या फिर मैं बोलूँगा कि उसके अंदर मूवमेंट आना बाकी है, उसका रिजल्ट्स आना है। आज कल आएगा रिजल्ट। उस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, हैवी वेट है वो भी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1300 के आसपास 3 दिन हो गए बॉस, 10 रुपये नीचे नहीं जा रहा, 10 रुपये ऊपर नहीं जा रहा। 1300 का शेयर है, आज भी आप चेक कर लो, पूरा दिन निकाल दिया। ये सिर्फ 10 रुपये की रेंज है दिन भर की। आप चेक करना चाहो तो रख लो पीछे, 1290 ऊपर 1300 लिखा है, 10 रुपये की रेंज है। और ये आपको हमने डेज भी दिखा रहे हैं, आप जाके चेक कर लेना इसके अंदर। तो कहने का मेरे सिंपल सा मतलब ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक काम बहुत ज़्यादा है, इंडेक्स वालों को थोड़ा छुट्टी लेनी चाहिए। और दूसरा, स्पेसिफिक होके काम करो, यूफोरिया में मत जाओ, अपनी धारणा मत बनाओ। बाज़ार वीक नहीं है, बाज़ार स्ट्रांग भी नहीं है। जो काम उसने सीरीज़ के हिसाब से करना चाहिए था वो कर दिया। बोले जी लॉन्ग टर्म बताओ, ये 1 महीने का छोड़ दो, तो फिर ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट अभी भी बाइंग ऑन डिप्स का है। 2 डिप आ सकते हैं। पहला डिप जिसकी मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ वो है 24,000 के आसपास का निफ्टी देखूँ मैं, 23,800 का एक स्टॉप लॉस डालूंगा, एक छोटा सा पुल बैक देखूंगा। अगर ये डिप नहीं आता तो फिर मेरे को छोड़ना पड़ेगा सौदा, क्योंकि रिस्क रिवार्ड जमता नहीं है। दूसरा, अगर ये डिप बड़ा और गंभीर होता है तो फिर मेरे को थोड़ा नीचे तक देखने पड़ेंगे लेवल्स। हम उसकी कैलकुलेशंस किस दिन बाद में करेंगे जब वो आएगा, अभी तो नहीं है। फिलहाल अपने आप को सिर्फ माइंड में रखो कि डिप मिलेगा तभी नए लोगों को आना है, और पुराने लोगों को किसी स्टॉप लॉस या किसी सपोर्ट एरिया के टूटने पर ही जाना है, ठीक है। FIs की होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, 33% की होल्डिंग्स है। रिटेल, इंस्टीट्यूशनल और DIs की होल्डिंग जितनी होनी चाहिए उसमें पिछले 2-3 दिन में कोई खास बड़ा चेंजेस हो नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ चर्निंग हो रही है। कल IT का दिन था, स्लाइटली आज थोड़ा फार्मास्यूटिकल्स का दिन है, तो आज ऐसे ही आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत मेटल्स भी होगा। कुणाल शाह आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और कुछ और ट्रेड भी हम समझेंगे कार्यक्रम के दौरान। और कुणाल भाई पहले तो नमस्ते, जरा आपकी गाइडेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। आज सीरीज़ का समापन हो रहा है, अप्रैल, क्या शानदार सीरीज़ रही। मेरे को तो याद भी नहीं है मैंने कब अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि एक ही सीरीज़ के अंदर 5 दिन में 5,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर आ जाए। मेरे को तो याद भी नहीं है, हो सकता है देखा भी हो तो मैं रिकॉल भी नहीं कर पाऊँगा उसको। तो ये सीरीज़ इस तरह की सीरीज़ रही है कि जहाँ से आपने हाथ पकड़ो वहीं से भागता, वैसे हुआ है। अब आगे की सीरीज़ कैसे जाएगी सर? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून सभी को। डेफिनेटली जिस तरीके से आपने कहा कि हमने ये जो रैली देखी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में,
आई थिंक बहुत टाइम बाद एक वन वे रैली देखी है। स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी इसमें एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा है, जहाँ 50,000 वाला बैंक निफ्टी 56,000 चला गया है। क्लियर कट कहीं ना कहीं इनिशियल साइंस ऑफ पॉज दिख रहा है, तो शायद हम एक रिट्रेसमेंट के मोड में जाएंगे। निफ्टी की मैं फर्स्ट जहाँ तक बात करूँ, अगर आप लोअर लेवल से ऑलरेडी बाय कर चुके हैं तो एक अच्छा टाइम रहेगा कि एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले। हायर लेवल्स पे निफ्टी पे 24,350 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो निकलता है तो 24,500 550 तक जाएगा, जो कि अब पूरे जो फॉल हुआ था 26,000 से लेके जो 22,000 का, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट वहां पे होता है। सो 24,350 को ध्यान में रखे, उसके ऊपर निकलता है तो और शायद 150 पॉइंट की तेजी आ जाएगी निफ्टी के इंडेक्सेस में। आज एक्सपायरी है, इसके लिए साइडवेज है। 24,300 के कॉल राइटर्स एक्टिव है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। सो आज के सेशन में तो हम 24,300 नहीं तोड़ेंगे, शायद उसके आसपास ही एक्सपायर हो जाए। लोअर लेवल्स पे 24,200 और 250 के पुट राइटर्स भी एक्टिव है। सो कहीं ना कहीं एक बहुत रेंज है, स्क्वीज रेंज है, यहीं पे एक्सपायरी हो जाएगी। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 55,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। अगेन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी जब तक 55,000 नहीं तोड़ता है, फर्दर डाउनसाइड नहीं बताएगा। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं रेंज बाउंड ही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हायर लेवल से हमने सेलिंग प्रेशर भी देखा है, तो बैंक निफ्टी में कंडीशनल सेल में रखूंगा। अगर 55,000 तोड़ता है तो ही आप बैंक निफ्टी में सेल करिए, तो क्विकली आपको बैंक निफ्टी लोअर लेवल्स पे 54,500 54,200 तक के लेवल्स बता सकते हैं। सो बैंक निफ्टी एक कंडीशनल सेल है 55,000 के नीचे। निफ्टी के लिए अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है। अगर लॉन्ग प्ले करना है तो 24,350 के ऊपर प्ले करिए, और अगर आपको शॉर्ट साइड प्ले करना है तो जो लोअर लेवल है वो 24,150, वो ब्रेक होता है तो शायद 23,800 700 आने को टाइम नहीं लगेगा निफ्टी के लिए। तो रेंज बाउंड है, हाई लेवल पे रेजिस्टेंस है, लोअर लेवल पे सपोर्ट है। रेंज जिस साइड टूटती है उस साइड आपको ट्रेड लेना है। सर आपने एग्जैक्टली वही सभी लेवल्स का डिस्कशन किया और आपने उसी रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स की बात की है। देखते हैं क्या होता है, ब्रेकआउट होते हैं या फिर ब्रेकडाउन्स होते हैं। कुणाल भाई, आपके शेयर्स कौन से हैं ये और बता दीजिए। आई थिंक शेयर्स में हम देखेंगे, एक बाई साइड का मेरा आइडिया रहेगा, और एक जो आइडिया रहेगा वो हम सेल साइड पे फोकस करेंगे। जो बाय आइडिया रहेगा वो है बैंकिंग स्पेस में से फेडरल बैंक। चार्ट सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, हमने ऑलरेडी एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट देखा था स्टॉक में, और आज के ट्रेडिंग सेशन में वापस हमने एक फॉलो अप मूव देखा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तेजी और भी बनी रहनी चाहिए। 202 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो आप करंट लेवल पे उसको बाय कर सकते हो। 198 का स्टॉप लॉस रखना है। हाई लेवल पे मैं 206 से लेके 209 तक के टारगेट देख रहा हूँ फेडरल बैंक में। जो सेकंड स्टॉक है वो है सेल साइड पे, और ये है स्टॉक का नाम है वोल्टास। तो वोल्टास में हमने देखा है कि जो मई महीने की सीरीज है, यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो रोल ओवर नेगेटिव साइड पे है, स्टॉक अपने 20 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो यहाँ पे सेल की सलाह रहेगी। मे का जो फ्यूचर है वो 1285 के आसपास चल रहा है, तो आप करंट लेवल पे सेल कर सकते हो। 1310 का स्टॉप लॉस लगाना है। डाउन साइड पे मैं 1240 और 1220 के टारगेट। खरीदारी की एक बैंक्स एंड फाइनेंशियल स्पेस से फेडरल बैंक 209 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे कुणाल, और साथ ही हाउस होल्ड अप्लायंसेस स्पेस से जुड़ी वोल्टास पर भी नजर रखिएगा। सीजनलिटी फैक्टर और क्लियरली डिमांड में बढ़ोतरी से यहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन सेल साइड इक्विटी मार्केट में अगर आप देखेंगे करीब 1.5 से 2% तक की बिकवाली है यहाँ पर आज के सत्र में, और कुणाल की राय भी टुवर्ड्स डाउन साइड। 1279 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1220 के लेवल्स तक ये नीचे गिर सकता है, ये मानना है कुणाल का। 1310 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना। इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे, और एक और स्पेस है जो कि आज परफॉर्म कर रहा है, या यूँ कह सकते हैं टॉप परफॉर्मिंग स्पेस है, और वो है फार्मा हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक एंड हॉस्पिटैलिटी। अब देखिए ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं इस स्पेस से जुड़े हुए। हॉस्पिटल्स की अगर बात करें, हॉस्पिटल सेगमेंट में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है 17-18% तक बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बेड कैपेसिटी में सालाना आधार पर इंक्रीज देखने को मिला है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, करीब 200 अंकों की मजबूती है। डायग्नोस्टिक का खेमा भी इसी स्पेस से जुड़ा हुआ है, सेम फैमिली सेगमेंट कह सकते हैं। विटनेस की है यहाँ पर सीजनलिटी, हमने कुछ हद तक वीक अक्यूट सीजन भी देखने को
मिला, बावजूद इसके सेल्स ग्रोथ 13% की होने की गुंजाइश है। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एक और स्टॉक है डिविज लेबोरेटरीज, फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी स्पेस की हम बात कर रहे हैं। डिविज लेबोरेटरीज पर कुणाल, गुड आफ्टरनून। सिटी की रिपोर्ट आई है, बुलिश रिपोर्ट है। रिपोर्ट के रैशनल यही कहते हैं कि हाई पोटेंशियल है स्टॉक में और पूरी की पूरी दमखम रखती है कंपनी प्राइमरी सप्लायर बनने के गिवन कैपेसिटी एडिशन। आज अगर देखें 5-5.5% की तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है। इस रिपोर्ट का ये मानना है कि 6242 पर ये जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है ये 7000 के पार 7050 तक भी जा सकता है। टेक्निकली डिविज लेबोरेटरीज की आज की तेजी पर आप क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून मानसी। डेफिनेटली जिस हिसाब से हमने फार्मा में तेजी देखी है, तो फर्स्ट तो था कि फार्मा एज ए सेक्टर नर्वस था कि ट्रम्प पे टैरिफ्स कैसे आएंगे। अब जैसे जैसे क्लियर होते जा रहा है कि ट्रम्प टैरिफ्स के मामले में थोड़ा लाइट रहेंगे और स्पेसिफिकली फार्मा के केस में जहाँ पे अभी तक कुछ अनाउंसमेंट हुई नहीं है। एक्सपेक्टेशन ये है कि ज्यादा टैरिफ फार्मा पे आएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं मार्केट उसको पॉजिटिव ले रहा है और हमने एंटायर फार्मा सेक्टर में वापस एक बाइंग इंटरेस्ट देखा है। जहां तक दिवीज लैबोरेटरी की बात है, ऑलरेडी स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में ही था। जब फार्मा में करेक्शन भी हुआ था तो हम देखेंगे कि ये एक स्टॉक है जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था एंड क्लियर कट अपना ऑल टाइम हाई सरपास कर दिया है स्टॉक ने। तो स्ट्रेंथ विजिबल है 6200 का मार्क, तो यहाँ से तेजी और भी बढ़ जाएगी स्टॉक में। जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स मैं देख रहा हूँ वो है 6600 और उसके ऊपर 6730। सो यहाँ से भी अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई डिप मिलता है तो भी उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। फार्मा एज एन इंडेक्स मुझे लगता है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है आने वाले समय में। और स्पेसिफिकली अगर दीवीज लैब की बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिकली मे के सीरीज में भी हमने देखा है कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई है और ये मूव आगे भी कंटिन्यू रहे। तेजी कंटिन्यू रह सकती है। ब्रोकरेजेस का भी बुलिश नजरिया, लॉन्ग टर्म प्ले भी नजर आ रहे हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर है 6235 के लेवल्स पर डिविज लेबोरेटरीज। जहां इस स्पेस की ही बात कर रहे हैं, थायरो केयर पर नजर होनी चाहिए। और थायरो केयर में आज की तेजी जो है इसके क्लियर कट इंडिकेशंस मिले हैं, क्योंकि एक तो देखिए नतीजे कंपनी के बहुत ज्यादा मजबूत आते हुए दिखे। 12% की तेजी आज दिन की शुरुआत में जब हम मार्केट्स खोल रहे थे तभी हमने आपको थायरो केयर को टच बेस कर बताया था कि स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये मोमेंटम आज पूरा दिन कायम रहा है, लेकिन हो भी क्यों ना, अगर इनके रिजल्ट्स के हाइलाइट्स देखेंगे, हर क्षेत्र में यहाँ पर मजबूती, हर क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिली है। पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी सेगमेंट में 23% का इजाफा हुआ है। वहीं अगर आप देखेंगे फ्रेंचाइजी से रेवेन्यू में भी बढ़त देखने को मिली है, पार्टनरशिप रेवेन्यू भी बढ़ते हुए दिखे हैं। सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो थायरो केयर के हक में हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में इतना ज़बरदस्त एक्शन है। नतीजों के बाद थायरो केयर शेयर में जो तेज़ी है, इस तेज़ी पर खास रिसर्च हमारे सहयोगी रविंदर ने की है। पहले उनसे जान लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा, नतीजे किस तरह से इतने दुरुस्त रहे कि स्टॉक प्राइस में इतना मोमेंटम है। उसके बाद एक टेक्निकल चेक भी लेंगे। रविंदर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, थायरो केयर का जो स्टॉक है आज फोकस में है, जहाँ पर कंपनी ने Q4 के अर्निंग अनाउंस किए थे और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 21% की जो है ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें पैट की, तो पैट में भी अच्छा खासा जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें एबिटा की, तो एबिटा जो है कंपनी का 34 करोड़ से बढ़कर 58 करोड़ पर देखने को मिल रहा है। वहीं मार्जिन्स जो है 21.9% से बढ़कर 30.8% पर देखने को मिल रहा है। जो तो ओवरऑल जो Q4 के जो अर्निंग है कंपनी के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में जो है Q4 में 11% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही अगर बात करें सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की, तो कंपनी का जो फ्रेंचाइजी जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पैथोलॉजी जो रेवेन्यू है उसमें 23% की जो है ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी एक्विजिशन जैसे कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके रैपिडली एक्सपांड कर रही है और उनका फोकस है B2B सर्विस प्रोवाइडर बने रहना, जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव वैल्यू बेस्ड मॉडल अपनाया गया है जो लार्ज स्केल ऑपरेशन पर बेनिफिट होगा। थायरो केयर जो है करंट फ्रेंचाइजी को मजबूत कर रहा है और वो कंपनी जो है तंजानिया में भी जो है रैपिडली एक्सपांड कर रही है, जो प्रोवाइड करेगा रिलायबल, हाई क्वालिटी और एफोर्डेबल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सर्विस। और कंपनी ने जो FY25 में जो एक्विजिशन किए थे पोलो लैब और विमता लैब पे, जहाँ पर कंपनी का एम था कि नॉर्थ इंडिया और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो अपने फुटप्रिंट एक्सपांड करना। इन एक्विजिशन का जो परफॉर्मेंस है
Q4 में जो है दिखना स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर Q4 में जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ था वो 2% की रही है। इसी के साथ साथ कुछ ब्रोकरेज नोट भी आ रही है थायरोकेयर पर, जहाँ पर इनक्रेडिट ने अपनी नोट निकाली थायरोकेयर पर और उन्होंने मेंटेन रखा है एड रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 1010 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने स्टॉक को जो है हाई कन्विक्शन आइडिया में ऐड किया है और उनका कहना है कि स्टॉक जो है एक सूटेबल एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करता है। उनका कहना है कि जो Q4 का जो अर्निंग था कंपनी का वो काफ़ी अच्छा रहा है और तंजानिया जो है एक नेक्स्ट स्टेज पर है, लेकिन जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर पर क्वार्टर जो है डबल हो रही है। और उनका कहना है कि थायरोकेयर जो है FY26 में भी जो है एक्विजिशन जो है अपनी कंटिन्यू रख सकता है ग्रोथ स्ट्रेटेजी के तहत, जिसके चलते तो स्ट्रॉन्ग Q4 अर्निंग के चलते जो है स्टॉक्स में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल रविंदर, ढेर सारे स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स हैं जिसके चलते 8 महीने की ऊंचाई पर थायरोकेयर का स्टॉक और साथ ही ब्रोकरेजेस के भी अपग्रेड। डेफिनेटली बिग शो यहाँ पर थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। कुणाल, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज 11-12% चल तो गया है, अब जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको क्या करना चाहिए? आई थिंक जिसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है अभी भी होल्ड करके रखिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में दो चीज हुई है जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है। स्टॉक ने अपने 100 डीएमए और 200 डीएमए को एक साथ में तोड़ा है। सो क्लियर कट एक ट्रेंड रिवर्सल है, वॉल्यूम्स के साथ ये बाइंग है, हाई लेवल्स पे भी सस्टेन कर रहा है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड पे भी सपोर्ट जो बन गया है लोअर लेवल्स पे वो है 760 770 का, जो काफी दूर है करंट प्राइस से, क्योंकि 11% ऑलरेडी स्टॉक ऊपर है। पर अगर लोअर लेवल से भी होल्ड कर रहे हो तो आप कंटिन्यू करें होल्ड करना। हाई लेवल पे मुझे लगता है कि स्टॉक वापस 920 930 के लेवल्स बता सकते हैं। ठीक है, थायरोकेयर बेहतरीन तेज़ी हम देख रहे हैं थायरोकेयर के शेयर में, और जो रिपोर्ट्स आई हैं वो 1000 रुपये के ऊपर के टारगेट फिर से दे रही हैं थायरोकेयर के लिए। मार्जिन बेहद शानदार रहे हैं। बैंकिंग में चूंकि जोश है, आज थोड़ी सी रफ्तार ज़रूर सुस्त आपको दिखेगी, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी आई है। हरा निशान में इस वक्त निफ्टी बैंक आपको दिखेगा 53,375 के आसपास। कुणाल, आपसे जरा आरबीएल बैंक पर व्यू चाहिए। थोड़ा सा वीक बैंक है ये, अगर फंडामेंटली अगर देखें तो कई सारे इश्यूज भी पास्ट में रहे हैं, लेकिन रिकवरी लोअर लेवल से ठीक ठाक रही है और अब 200 रुपये के मुहाने पर आकर खड़ा है। इनफैक्ट आज का हाई 200 रुपये का बनाया भी इसने। आरबीएल बैंक में आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं, यहाँ से चार्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं? आई थिंक डेफिनेटली अगर आरबीएल बैंक की बात करूं तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन चुका है। सो क्लियर कट जितने भी नेगेटिव्स थे काफी सारा मार्केट ने प्राइस इन कर लिया है, और अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि काफी पॉजिटिव न्यूज आरबीएल बैंक पे भी फ्लो होती हुई दिखाई दे सकती है। सो फर्स्टली जो 180 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो निकल चुका है, तो अब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। स्टॉक ने 180 से लेकर 200 तक ऑलरेडी एक रैली अच्छी खासी दिखाई दी है। ऑलरेडी कोई होल्ड कर रहा है तो कंटिन्यू करिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस से होल्ड करना। स्टॉक हायर लेवल्स पे 210 तक भी जा सकता है। फ्रेश एंट्री लेनी है तो मेरे हिसाब से वेट करिए थोड़ा। आज डेफिनेटली एक ब्रेकआउट आया है। अगर छोटे रिस्क रिवॉर्ड से काम करना है तो 194 के स्टॉप लॉस लगा के 210 के लिए आप ट्रेड कर सकते हो नई फ्रेश एंट्री के लिए। ठीक है, 210 मतलब बहुत बड़ा टारगेट आपको नहीं रखना है। 10 रुपये 5% की यहाँ से और तेज़ी आप उम्मीद करके चलिए। एक छोटे टारगेट के लिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कीजिए। 194 रुपये का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। पेटीएम के शेयर में भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी लगातार है। महीने भर में 18-20% के आसपास की रैली इसमें भी हो गई है, और कुणाल 650 रुपये तक ये शेयर गिरा था, 660 रुपये के आसपास तक, और वहाँ से चलते चलते अभी 900 रुपये के ऊपर निकल गया है पेटीएम फिर से। पेटीएम में आप अभी कितनी तेज़ी और देख रहे हैं यहाँ से, और किसी को फ्रेश एंट्री करनी है या फिर जिनके पास है पोजीशन तेजी की बस स्टॉप लॉस ट्रेल करके बने रहे वो? आई थिंक जो ऑलरेडी लोअर लेवल से होल्ड कर रहे हैं कंटिन्यू करें होल्ड करना। स्टॉक ने जो लास्ट टाइम जो करेक्शन बताया था वो 917 915 के जोन से था, वहीं से हमने एक स्टॉक में करेक्शन देखा था 650 तक। हम वापस वो लेवल 5 टेस्ट करने आए हैं। इसके ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम सस्टेन कर लेते हैं 970 के ऊपर तो ये तेजी और भी बढ़ जाएगी, जो स्टॉक को 1000 तक लेवल तक भी लेके जा सकती है। सो ऑलरेडी जो लोअर लेवल से होल्ड कर रहे हैं कंटिन्यू करें होल्ड करना। फ्रेश एंट्री भी ले रहे हैं तो भी आप ले सकते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड पे जो है 870 का, और हायर लेवल्स पे अगर ये तेजी कंटिन्यू रहती है तो 990 1000 तक के लेवल्स हायर एंड पास। पेटीएम में आप देखिए 1 महीने में कर 18% का रिटर्न है, 3 महीने में 12% का, तो ये महीना जो गया अच्छा गया है और लगातार हमने शेयर में तेजी देखी है। बीच में नेगेटिव खबर आई थी विजय शेखर शर्मा के ई सॉप्स को लेकर, लेकिन फिर मतलब बहुत गिरावट आई नहीं शेयर में।
लेकिन चलिए अब ये समझ लेते हैं कि बिग एक्शन स्टॉक्स कौन से हैं आज, कहां पर बड़ा एक्शन है। पूरी की पूरी लिस्ट लेकर हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। बिग एक्शन स्टॉक्स में आप सबसे पहले नतीजों के दम पर कुछ स्टॉक्स फोकस में है उस पर नजर डालेंगे। और रैलिस इंडिया करीब 4.5% की गिरावट के साथ ये स्टॉक कारोबार करता हुआ। याद रखें नतीजे आए थे जो काफी कमजोर थे। रेवेन्यू की बात करें तो करीब 18% का डी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है सालाना आधार पर, और बॉटम लाइन पर कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में। इनफैक्ट लॉस बढ़ता हुआ नजर आया। 21 करोड़ का घाटा कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था, जो बढ़कर करीब 32 करोड़ के आसपास आया। तो काफी कमजोर नतीजे थे कंपनी से, जिसके चलते रैलिस इंडिया 4.5 से 5% की गिरावट के साथ आज के सत्र में कारोबार करता हुआ। इसके अलावा सिंजीन की बात करते हैं। फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक 12 से 13% की भारी गिरावट यहां पर भी दिखी है। नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री FY26 के लिए जो निकल कर आई वो काफी कमजोर है। इनफैक्ट उनका मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ केवल मिड सिंगल डिजिट में होगा FY26 के लिए। तो कॉन कॉल और मैनेजमेंट के इंटरव्यू से जो कमेंट्री है वो काफी कमजोर है, और इसी के चलते सिंजीन में आज भारी भरकम गिरावट दिखी है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पर हैं। कल बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई लेवल पर था ही, लेकिन उसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में भी कई सारे सीमेंट स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है। सबसे पहले जेके सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी दिखी है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी करीब 1.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। और कुछ एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स की बात करें तो BSE यहाँ पर भी अच्छे खासे गेंस दिखे हैं। तीनों ही स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास कारोबार करते हुए। इसके अलावा एक और सेक्टर पर नजर डालते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर। याद रखें कल के सत्र में हमने कल के शो में बात की थी, रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी दिखी थी, लेकिन वो ट्रेंड आज रिवर्स होता हुआ नजर आया। लोढ़ा यानी मैक्रोटेक डेवलपर 4.5% की गिरावट यहाँ पर। प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी करीब 2 से 2.5% की गिरावट दिखी है। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज भारी गिरावट आज के सत्र में दिखी है। ये तमाम वो शेयर जहां पर आज बड़ा एक्शन हो रहा है, इनके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। आशीषा, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी लिस्ट शेयर करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद और भी ढेर सारी आपके लिए कमाई की ट्रेड्स लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इस दिन सुबह से ही मार्केट्स का जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक दिन है। अर्निंग्स का इम्पैक्ट ज़्यादा है और वो बहुत ही शांत अवस्था के मार्केट के बीच में हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट भी ज़्यादा हो रहा है। जैसे हेवल सेकंड डे है, जब अपनी गाइडेंस की वजह से, अपनी कमेंट्री की वजह से आज भी कमज़ोर आपको दिखेगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे नेस्ले के भी नंबर्स आए तो उसने उसको भी डिस्टर्ब किया। थोड़ी देर पहले आए थे नेस्ले के नंबर्स, HUL के नंबर्स आए तो वो भी थोड़ा ख़राब हुआ। हेवल्स देखो अभी भी डेज लो ही रखा हुआ है। तो आपको ना बड़ा ही थेमेटिक होकर ध्यान रखना है। SCL टेक आप दिखाओ, कल उसके नंबर्स आए थे, उसके बाद उसने काफ़ी हद तक अपने आप को ठीक किया था। SCL टेक आज भी वो IT को पूरी हेल्प तो नहीं कर रहा, बट स्टिल फिर भी ज़्यादा बड़ा डैमेज SCL टेक ने नहीं किया आज भी। अब आ जाते हैं ज़रा कुछ और शेयर्स पर। एक्सिस बैंक के भी नंबर्स आने हैं और विवेक कारवा भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। विवेक सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप और मैं सर दोनों पहले एक्सिस बैंक का प्रीव्यू सुन लें, मेरे सहयोगी गौरव के पास पूरी डिटेल्स हैं, उसके बाद फिर आप हमको ज़रा गाइड कीजिएगा एक्सिस बैंक में करना क्या है। गौरव ज़रा पहले आप एक्सिस बैंक के नंबर्स के बारे में बता दो, विवेक जी सुन रहे हैं आपको। जी हाँ, अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की तो इसके पहले हमने देखा है कि लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कहीं पे एक पॉजिटिव सरप्राइज जो है रिजल्ट्स में देखने को मिला था। बट अगर हम Q4 के नंबर्स के एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि कहीं पे लोन बुक ग्रोथ जो है वो लगभग 8.5% से भी ज़्यादा रह सकती है। और इसी के साथ साथ डिपॉजिट ग्रोथ की अगर बात करें तो कहीं पे 7 to 8% के बीच में ये जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रह सकती है। और इसी के नतीजे अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो वहाँ पे एनालिस्ट का मानना यह है कि लगभग 6% की एक YY ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम बात करें Q4 की तो यूजुअली फी इनकम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, बट क्योंकि यहाँ पे लोन बुक ग्रोथ में एक एक्सपेक्टेशन है कि एक थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिलेगा और इसी के चलते हुए फी इनकम इस क्वार्टर में थोड़ा कम रह सकता है। और इसी के नतीजे अगर हम बात करें PPOP की तो वहाँ पे 4.5% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। प्रोविजंस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक जंप देखने को मिल सकता है और इसी के चलते हुए कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वहाँ पे एक 4% की डिक्लाइन जो है
इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकती है एक्सिस बैंक की तरफ से। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी, तो वहाँ पे कुछ मेजर कंसर्न जो है वो नहीं देखने को मिल सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो एक नॉर्मलाइजेशन के तरफ चलते हुए 0.9% का क्रेडिट कॉस्ट जो है वो एक्सपेक्टेशंस है एक्सिस बैंक जो है वो रिपोर्ट करेगी। बट ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी को लेके कोई मेजर कंसर्न्स नहीं है। और आखिर में अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की, तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में भी एक सॉफ्टनेस जो है 3 बेसिस पॉइंट का सीक्वेंशियल बेसिस पे वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसका मेन रीज़न ये है कि EBLR लिंक जो लोन्स है रेपो रेट कट की वजह से, उसमें एक इम्पैक्ट, और सेकेंड इम्पैक्ट जो है वो लोन बुक में जो मिक्स है उसका चेंज, इसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे देखने को मिल सकता है। आगे जाके लोन बुक और डिपॉजिट ग्रोथ में क्या कमेंट्री रहेगी वो ज़्यादा जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ साथ कैसे मार्जिन जो है वो मूव करेंगे, मैनेजमेंट का कैसे कहना है वो जानना ज़रूरी रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक अच्छे नंबर्स एक्सिस बैंक की तरफ से एक्सपेक्टेशंस है। बट जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ पीयर्स ने काफ़ी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, तो एक पॉजिटिव सरप्राइज की भी आशा जो है वो ज़रूर बनी रहेगी। कुल मिला के अभी तक नंबर्स थोड़े ठीक ही लग रहे हैं, आ सकते हैं, पॉजिटिव सरप्राइज भी दे सकता है। गौरव ने पूरी स्टडी करके सर आपके सामने बात रखी है। विवेक सर नमस्ते, एक बार जरा एक्सिस बैंक पर आपका टेक। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, और सारे पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। देखिए, बैंकिंग में बहुत वोकल रहा हूँ आपके चैनल पे पिछले कुछ हफ्तों से कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे सबसे बढ़िया सेक्टर लगता है रैली के लिए। और आप अगर देखोगे तो ये सेक्टर ऐसा है जो ऑल टाइम हाई को, मतलब जो बैंकेक्स है वो या निफ्टी बैंक है, दोनों ने वापस नया उच्चतम हाई भी वापस बना लिया है। तो जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन था उसी हिसाब से बैंकिंग चल रहा है। और मैंने कई दफे ये कहा है कि जो टॉप 5 बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, इंक्लूडिंग एक या दो PSU बैंक जो टॉप में आते हैं, उन सारों पे मैं बुलिश रहूंगा। और इनफैक्ट जब ये जो इंडसइंड का कांड हुआ था तब मैंने एक रिस्की बाई भी बोला था कि यहाँ से खराब नहीं हो सकता, यहाँ से सिचुएशन इंप्रूव होगी। और जो भी अभी RBI कर रहा है पिछले 1-2 हफ्ते में, जो भी हमने देखा है, वो सारा एक्शन इन बैंक्स को आपको वापस सपोर्टिव होते हुए ही दिखेगा। तो आज अगर आप टॉप 5 या 6 बैंक में लेते हो तो वैल्यूएशन वाइज, एसेट क्वालिटी और ओवरऑल जो अभी एक्सपेक्टेशन है आपके कलीग बता ही रहे थे, उसमें एक्सिस बैंक काफी वैल्यूएशन वाइज सस्ता भी लगता है। तो जो बाकी बैंक्स है वो सारे ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। इनफैक्ट HDFC बैंक को भी मैंने कई बार रिकमेंडेशन दिया आपके चैनल पे, तो सारे के सारे रिकमेंड ऊपर जा चुके हैं। मुझे लगता है कि इंडसइंड और एक्सिस ये दोनों एक उस कैटेगरी में है जहाँ पे अभी भी रैली आपको कैचअप करनी बाकी है। तो जो HDFC और ICICI चलता है उस बेसिस पे आप अगर कंपेयर करो एक्सिस को, तो यहाँ से एटलीस्ट 6-7% की रैली और आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जब तक आप ये बता रहे थे सर, इस बीच ACC के नंबर्स आ गए हैं, मार्जिन्स में थोड़ी कमी आई है। एक ग्रॉस मार्जिन्स होंगे जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो भी एक बार देख लीजिएगा। एक मुश्त आय 135 करोड़ रुपए के साथ साथ 7.5 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड भी दिखाया है। तो एक बार ज़रा फटाफट से दिखाते हैं ना सारे नंबर्स के जो आए हैं। मुनाफा घटा है और ये कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं, 735 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर्स आया है। ये पिछली बार 745 करोड़ रुपए का था, मात्र 10-12 करोड़ रुपए का घाटा कम हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो मार्जिन्स में काफ़ी बड़ा श्रिंक है, कुछ एडजस्टमेंट ज़रूर होगी, वो ज़रूर एक बार देखना होगा। अबीटा जिसको हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहते हैं, वहाँ पे भी कोई खास मेजर फ़र्क तो नहीं आया है। 7.5 रुपये का डिविडेंड है। तो नंबर्स देख के प्रीमा फेसी कहीं भी एज सच कुछ ख़राब नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को देख के, वो है मार्जिन्स। ये मार्जिन्स क्या पहले से ही डिस्काउंटेड थे या फिर अभी हैं, बस यही समझना बाकी रह गया। सर 12.5% के मार्जिन्स हैं ACC के। विवेक सर, ये सीमेंट कंपनीज के लिए अच्छे मार्जिन्स माने जाते हैं। 12.5% के मार्जिन्स आए हैं इस बार, और नंबर्स मेरे को कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही अभी तक। तो मार्जिन 7-8% भी देखे हुए हैं। अब कब ये तो याद नहीं है, लेकिन हाँ उस रेंज में भी पहले देखा हुआ है। और आज के दिन आप अगर ACC में अगर 12.5% मार्जिन बोल रहे हो और जितना स्टॉक करेक्शन दिखा चुका है, मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये। और सीमेंट पैक यहाँ से ओवरड्यू है रिकवरी दिखाना। और उसमें अगर मुझे प्राइवेट सेक्टर में, इनफैक्ट लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये अडानी ग्रुप की कंपनी आज के दिन, तो प्राइवेट सेक्टर में आप देख रहे हो तो ACC काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनफैक्ट 16-17 के PE में ये स्टॉक चल रहा है। और इसके आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखो तो वहां पे कंसिस्टेंट ग्रोथ है।
और इनफैक्ट सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर भी काफी अच्छा इन्होंने मतलब ओवरऑल दिखाया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रांग रहेगा ये काउंटर। इस काउंटर थोड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, डन। इस बीच 90 अंकों का नुकसान है निफ्टी पर। अक्षय पी भागवत भी स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हैं, एक बार उनका भी करते हैं जरा स्वागत और उनसे जानते हैं उनके आज के ट्रेड। अक्षय जी नमस्ते, शुक्रिया समय देने के लिए। आपका सौदा सर, आज का क्लोजिंग ट्रेड। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो बहुत ही शांत है बाजार, एक्सपायरी डे है, स्टॉक्स में भी मोमेंटम कम है, तो जो स्टॉक्स के जो सेटअप ब्रॉडर सेटअप स्ट्रांग है उनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अडानी पोर्ट्स, ये मेरा पहला रिकमेंडेशन है। 1282 और 1297 ये दो शॉर्ट टर्म टारगेट्स का मेरा एक्सपेक्टेशन है, और 1207 ये आपको स्टॉप लॉस बनाना है ये बाइंग के ट्रेड में। दूसरा ट्रेड आईटी स्पेस से विप्रो है, जिसके नतीजों के बाद स्टॉक ने ज़्यादा कुछ रिकवरी करा नहीं है, पर उम्मीद कर रहा हूँ कि सपोर्ट बेस बन रहा है स्टॉक में और मोमेंटम अपटिक जल्दी मई सीरीज में आपको दिख सकता है, जिसके चलते 251 और 263 ये दो टारगेट एरियाज आपको विप्रो दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 234 का बनाना। चलिए, तो बिल्कुल अक्षय की तरफ से उनके स्पेसिफिक कॉल्स भी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। विप्रो में 263 तक के लेवल्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, 234 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऑलमोस्ट 0.5% डाउन ट्रेंड इस वक्त, एंट्री अपॉर्चुनिटी बनती हुई अक्षय के हिसाब से यहाँ पर। डालमिया भारत के स्टॉक पर अक्षय, गुड आफ्टरनून, आपसे ही एक राय जानना चाहेंगे। इनलाइन, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किया, अच्छे रहे नतीजे और उसके ठीक बाद डालमिया भारत के स्टॉक प्राइस में एक मूवमेंट भी देखने को मिले। रेवेन्यू वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रही तिमाही आधार पर, और इसके अलावा रेवेन्यू की तो इनफैक्ट बात करें तो अनुमान से भी बेहतर रेवेन्यू यानी कि कंपनी का आय का आंकड़ा आते हुए दिखा। रियलाइजेशन ऑफ कोर्स म्यूटेड रहे, लेड बाय स्ट्रांग वॉल्यूम ग्रोथ, और इसी के चलते प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मार्केट शेयर गेन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जो कि नतीजों को काफ़ी हद तक बल दे रहे थे। स्ट्रांग सेट ऑफ नंबर्स, उसके बाद 4% की तेज़ी। 1971 के लेवल्स पर डालमिया भारत क्या अट्रैक्टिव नज़र आता है? मानसी जी, तो अगर डालमिया भारत का प्राइस एक्शन देखे तो करीबन 1 साल हो चुका है कि स्टॉक एक रेंज के दायरे में ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही टाइट रेंज है ये, 1700 का सपोर्ट जोन, और फिलहाल हम एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस जो है 1970 1980 ये लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट का एक सिनारियो है, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, नतीजे आ चुके हैं, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहा है, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से कंडीशनल बाय करने की राय रखूंगा मैं। 1980 के ऊपर अगर चले तो बीटीएसटी के नजरिए से आप एक बार इसे बाय कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा तो 2100 तक ये स्टॉक चल सकता है, क्योंकि साल भर यही रेंज के दायरे में है, और रेंज ब्रेकआउट हो तो बहुत ही तगड़ा मोमेंटम मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट नहीं हो तो वापस 1850 और 1980 ये रेंज में आने वाले हफ्ते में वापस रेंज बाउंड में ट्रेड करता हुआ दिखेगा डालमिया भारत। तो कंडीशनल बाय करने की रणनीति फॉलो करें डालमिया भारत में, 1980 के ऊपर बाइंग की सजेशन रहेगी। अक्षय, आई अंडरस्टैंड, एब्सोल्यूट कन्विक्शन नहीं है, कंडीशनल बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर देखी जा सकती है। चल गया है स्टॉक तो वॉच लिस्ट में भी रखा जा सकता है इसे। काफ़ी हद तक रेंज में रहने के बाद स्टॉक में ये मूवमेंट आई है। विवेक कारवाल से बात करेंगे। विवेक, गुड आफ्टरनून। गूगल की तरफ से कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जो कि भारतीय बाजार और भारतीय ईएमएस कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर साबित होती दिखी थी। सूत्रों के हवाले से ही सही, लेकिन गूगल पिक्सल फ़ोन का प्रोडक्शन वियतनाम से भारत शिफ्ट होने की बात और उसके ठीक बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में एक मूव भी हमने देखा था। बिकॉज अगर वैसे देखा जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ भारत में गूगल पिक्सल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। अब ये सारी खबरें ही हैं, सूत्र के हवाले से हैं, आगे इस पर पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन ईएमएस कैटेगरी स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक चर्चा का विषय बने हुए भी हैं इसके चलते और इसके अलावा भी। इस स्पेस को आप कैसे देखते हैं? एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म आप अगर देखो, मतलब एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म इन द सेंस अगले 3 साल 5 साल तो ये कंपनीज ठीक है, लेकिन आज अगर आप मुझे बोलो डिक्सन इन भाव में ले तो मैं मतलब मेरा दिमाग 10 बार मुझे चेतावनी देगा कि इतने हाई वैल्यूएशन में क्यों ले रहा है, क्योंकि काफी जो फैक्टर्ड मतलब चीजें फैक्टर्ड इन है, फ्यूचर ग्रोथ, ये आप जो बोल रहे हो फैक्ट्रीज आए नहीं आए लेकिन प्राइस में ऑलरेडी फैक्टरिंग हो गया है। तो कुछ भी अगर आपने देखा था करेक्शन भी अच्छा खासा हुआ था स्टॉक में और वापस इतना तेजी से रिकवरी दिखा दिया है,
एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, जो इन भाव में लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेंगे, तो शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो काफी रिस्की भी हो सकता है ये। मैं तो केयरफुल रहूंगा। ईएमएस पे काफी बुलिश हूं मैं। मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स और भी बहुत वंडरफुली बहुत बढ़िया करेंगे अगले 3-5 साल में, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं तो डबल कॉशियस रहूंगा। ये सही है और इस बात से इत्तेफाक मैं भी रखती हूँ विवेक। वैसे ईएमएस कैटेगरी अच्छी है, ईएमएस कैटेगरी में डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन ये जो स्टॉक्स हैं काफ़ी महंगे हैं, वैल्यूएशंस भी काफ़ी महंगे हैं। ऑफ कोर्स न्यूज़ है जो कि हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स व्यूअर्स के लिए जानना बेहद ज़रूरी है और इसके चलते साइजेबल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप होती दिख सकती है। लेकिन हाँ, निवेश के लिहाज से भी अगर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो एक तरह से सतर्क रहना ज़रूरी है। लेकिन न्यूज़ फ्लो के चलते ईएमएस स्पेस जो है चर्चा का विषय ज़रूर बना रहेगा। चलिए ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। 24,240 के लेवल्स के आसपास कमजोरी झेल रहा है इस वक्त निफ्टी। वॉलेटाइल मूव्स हैं, करीब 84 अंकों की बिकवाली है। छोटा सा ब्रेक, वापस लौटेंगे। जांच कर रहा है। अब ये क्लास 8 ट्रक की सप्लायर भी है भारत फोर्ज अमेरिका में। आज थोड़ा सा प्रेशर अब जरूर हम देख रहे हैं भारत फोर्ज में, लेकिन रोलोवर्स ठीक है इसमें। भारत फोर्ज में करना क्या चाहिए आपके हिसाब से? 2.5% के आसपास की कमजोरी फिलहाल है इसमें। आफ्टरनून अभिषेक जी। तो बिल्कुल आज हल्की सी गिरावट जरूर है, बट अगर आप ब्रॉडर चार्ट पैटर्न देखें तो एक थोड़ा सा एक बड़ा सा एक रेंज का दायरा बनता हुआ दिख रहा है। 1000 का सपोर्ट बेस और 1200 का रेजिस्टेंस इस रेंज के दायरे के बीच में है। तो कोई फ्रेश ट्रेड सेटअप है नहीं जहां पे आप बाय या सेल करें, पर जिनके पास है वो अभी भी बाइंग के पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सेटअप बता रहा है कि शायद शॉर्ट टर्म स्टॉक 1200 के लेवल के स्तर आपको मई मंथ में दिख सकता है। तो बने रहने की सलाह है, पर रिस्क रिवॉर्ड के माध्यम से कोई फ्रेश ट्रेड की सलाह नहीं रहेगी भारत फोर्ज में। 1109 रुपए का भाव है, करीब 2.25% के आसपास की गिरावट हमें शेयर में देखने को मिल रही है। लेकिन गिरावट वाला एक और शेयर है और वो है एचयूएल। नतीजों के बाद हमने देखा कि तेज गिरावट आई, 4% के आसपास शेयर गिर गया, जबकि वॉल्यूम ग्रोथ के जो आंकड़े थे वो अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर थे। फिर शेयर गिरा क्यों, जरा ये समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी डिटेल के साथ। स्नेही बताइए क्या प्रॉब्लम है एचयूएल के नतीजों में? जी हाँ, एचयूएल के क्वार्टर 4 नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो हमारी उम्मीद से काफी इनलाइन थे ये नंबर्स। रेवेन्यू आया है 15,214 करोड़ पर, जो कि एक अपटिक है 2.4% का ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट का आंकड़ा आया है 2,493 करोड़ पर, जो कि 3.6% ईयर ऑन ईयर का अपटिक है। ये दोनों आंकड़े हमारी उम्मीद से एकदम इनलाइन है। एबिटा के बारे में बात करेंगे तो 3,466 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है, लगभग 1% की अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एबिटा मार्जिन में जैसे हमने उम्मीद रखी थी, थोड़े से प्रेशर की उम्मीद रखी थी और हमें वही देखने को मिला है। 22.8% पर यह आंकड़ा आया है कंपेयर टू 23.1% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब अगर हम उसके क्वार्टर 4 के अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो वो 2% का आया है और अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ, अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ 3% का है और अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ 2% का है। अगर हम होम केयर बिजनेस के बारे में बात करें तो हमारी उम्मीद से थोड़ा सा मिस रहा है ये। पर्सनल केयर और ब्यूटी एंड वेलबींग ने बहुत ही अच्छा किया है और फूड रेवेन्यू भी हमारी उम्मीद से थोड़ा सा मिस रहा है। अब अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री के बारे में बात करें तो वो कहते हैं कि वो धीरे धीरे ग्रोथ के बढ़ने की उम्मीद रख रहे हैं और वो कहते हैं कि FY26 का पहला हाफ FY25 के दूसरे हाफ से बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। और वो कहते हैं कि अगर हम कमोडिटी इन्फ्लेशन जहां पर है, अगर ये प्राइसेस यहीं पर बढ़े रहे तो वॉल्यूम लेड ग्रोथ भी हम आगे जाते हुए देख सकते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने 20% का कमोडिटी इन्फ्लेशन देखा है टी के प्राइसेस में, जो उन्होंने अपने कस्टमर्स को पास नहीं किया है। तो ये था एचयूएल का क्वार्टर 4 का अर्निंग्स राउंड अप और नंबर्स हमारी उम्मीद से एकदम इनलाइन है। ठीक है स्नेही, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे डिटेल बताने के लिए। तो आगे की जो कमेंट्री है उससे थोड़ी सी निराशा है, मार्जिन को लेकर आगे दबाव की आशंका है और इन सारी चीज़ों के चलते एचयूएल के शेयर में हम गिरावट देख रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी रिकवरी आई, ज़्यादा रिकवर हो नहीं पा रहा है। विवेक जी नमस्कार। एचयूएल किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए आरबीआई ने भी वार्न किया कि नहीं, शहरी जो कंजम्पशन है उसको लेकर चिंता है और ये मतलब कोई नई चिंता नहीं है। हम पिछले 4-5 महीने से यही देख रहे हैं कि अर्बन जो ग्रोथ डिमांड जो आनी चाहिए उस रफ्तार से नहीं आ पा रही जिसका प्ले एचयूएल है। आप एचयूएल के शेयर को किस तरह से देख रहे हैं और क्या ये डिप इन्वेस्टमेंट का मौका है या फिर छोड़ दें इसको? थोड़ा और अगर डिप होता है तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का मौका बन जाएगा ये शेयर।
और मुझे ध्यान है कुछ महीनों पहले ये 70-80 की पी पे चल रहा था और आज ये 55-52 की पी पे ये अराउंड अप्रोक्सीमेटली ट्रेड हो रहा है। इसके कई कारण है, जैसे आपके कलीग ने बताया था भी, और उसके अलावा जो डिमांड है, मुझे लगता है कि ये जो क्वार्टर गया है इसको आप भूल जाओ। आगे चल के एक तो जो इनकम टैक्स में फेरबदल किया गया है वो उसका आपको बेनिफिट इस साल देखने को मिलेगा। और आज 24 तारीख हो गई है, कुछ ही दिनों में हम लोग मानसून की बातें भी करने लग जाएंगे, और मानसून का प्रेडिक्शन भी ये है कि अच्छा खासा इस बार चलने वाला है हमारी साइड के, मतलब तमिलनाडु के सिवा बाकी देश में पूरा मानसून भी अच्छा होगा। तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको पूरे के पूरे एफएमसीजी सेक्टर में देखने को मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो कुछ ही दिनों की बात है, और ये जो रिजल्ट है ये एक बार फैक्टर इन हो जाए, उसके बाद में मेरे हिसाब से स्टॉक स्टेबल हो सकता है यहाँ से। ठीक है, डन। मार्केट्स में जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, मेरे को तो इंडेक्स में आज कुछ दिखा भी नहीं और ना ही दिख भी रहा है। मेरे को तो स्टॉक्स में भी मुश्किल हो रहा है ढूंढना, क्योंकि एक तो सीरीज़ की कटान हो रही है, नई सीरीज़ में जब तक डाटा डेवलप नहीं होगा तब तक कोई कॉल लेना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो अच्छे से समझ में आ रही है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स अगले 2-4-5 दिन के लिए बड़ा ही क्रिटिकल रोल अपनाएगा। ये डिफेंसिव भी हो सकता है, ये एग्रेसिव भी हो सकता है। एग्रेसिव होगा तो बाज़ार को सपोर्ट करेगा, निफ्टी को जो डाइवर्जेंस के साथ चला गया है, 8% फ़र्क है निफ्टी बैंक निफ्टी में। और अगर डिफेंसिव भी हो गया तब भी ये अपना रोल अपनाएगा, क्योंकि मार्केट को तब कंसोलिडेशन करवाने में हेल्प करेगा। डीवी स्लैब करीब 4.5% ऊपर है। इसके अलावा और भी फार्मास्यूटिकल एक बार ज़रा दिखाते ही आइएगा, जिसके मैं नाम बोलूँ। आरती इंडस्ट्रीज़ एक बार ज़रा दिखाना, एक बार आप ज़रा दिखाइए। ल्यूपिन एक बार ज़रा दिखाइएगा। सिप्ला, साथ ही एक जाइडस लाइफ साइंसेस दिखाते ही स्क्रीन पे, हाँ फटाफट से। और एक दिखाइए सन फार्मा, और बिंदो फार्मा भी दिखा सकते हैं। सर सन फार्मा एक बार ज़रा चेक करेंगे आप, कुणाल एक बार ज़रा सन फार्मा चेक कीजिए, कोई ट्रेड बनता है? सन फार्मा अगर देखोगे तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जैसे कि हमने स्टार्ट ऑफ द शो में भी डिस्कस किया कि फार्मा में जिस हिसाब से एक प्रेशर आया था बिकॉज ऑफ टैरिफ, वो कहीं ना कहीं इज आउट हो रहा है। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है पॉजिटिव। सन फार्मा जहाँ तक की मैं बात करूँ, 1810 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जहाँ पे स्टॉक में मल्टीपल टाइम रिजेक्शन देखा है, बट अंडरटोन बुलिश है। एक बार ये 1810 का लेवल निकलता है तो सीधा नेक्स्ट लेवल 1840 आता है हायर एंड पे। सो व्यू बुलिश है। जो सपोर्ट बनता है डाउन साइड पे वो है 1760। ठीक है, ये तो बात हो गई सन फार्मा की। दो केमिकल्स वाली कंपनी भी है, इनफैक्ट मैं केमिकल्स पे इसलिए भी थोड़ा बुलिश हूँ, थोड़ा तो ये टैरिफ के ही चक्कर में, और दूसरा ये इनकी वैल्यूएशंस भी काफ़ी अच्छी है। तो कुणाल भाई मैं आपसे दो शेयर पता करता हूँ, एक है टाटा केमिकल्स और दूसरा एसआरएफ। एसआरएफ डेज हाई है, टाटा केमिकल्स अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 850 रुपये के आसपास। एक बार ज़रा टाटा केमिकल्स भी दिखाना स्क्रीन पर। इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड किस में है? एसआरएफ में अच्छा है रिस्क रिवॉर्ड या फिर टाटा केमिकल्स में? रिस्क रिवॉर्ड का मतलब घाटा कम होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा। डेफिनेटली अगर देखने जाए तो केमिकल एज अ बास्केट काफी अच्छा लग रहा है, और आई थिंक दोनों में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, टाटा केमिकल्स में भी और एसआरएफ में भी। टाटा केमिकल जहां तक मैं बात करूं, अपने 20 डीएमए को सरपास किया है, 840 का लेवल है। तो 840 का जोन सपोर्ट बन जाता है, करंटली 862 के आसपास चल रहा है। तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है डाउन साइड पे। हाई लेवल्स पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 875, जिसको हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में टच किया, बट उसके ऊपर हम क्लोज नहीं दे पा रहे हैं। एक बार 875 निकलता है तो डायरेक्ट स्टॉक अपने 100 डीएमए की तरफ जाएगा, जो कि 930 का लेवल्स है। सो अगर आप देखोगे 20 पॉइंट के सामने आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो है 60 पॉइंट का। सो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो टाटा केमिकल्स में भी आप लॉन्ग कर सकते हो। एसआरएफ यहाँ जहाँ तक की बात है, आई थिंक वन ऑफ द बुलिश स्टॉक रहा है केमिकल स्पेस में से, एंड आई थिंक यहाँ पे भी स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश ही है। आज जिस हिसाब से हमने लोअर लेवल से रिकवरी दी है, 2970 अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है और स्टॉक के लिए डाउन साइड में। तो 2970 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, और हाई लेवल्स पे ये स्टॉक आपको 3100 से लेके 3230 तक के लेवल्स बता सकता है। ये राय इस
वक्त SRF पर 1.5 से 2% तक की मजबूती इस वक्त स्टॉक में 3,230 तक के लेवल्स यानी कि करंट लेवल से 200 रुपए की मजबूती यहाँ पर आंकी जा रही है। SRF के स्टॉक प्राइस में मजबूती और ये मजबूती आगे भी चल सकती है। 3,100 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद दूसरा टारगेट। इस बीच चेक के बाद एक नतीजे लगातार आ रहे हैं। आज का दिन काफ़ी रिजल्ट हैवी है। कैश, निफ्टी और वायदा बाजार की ढेर सारी कंपनियों के नंबर्स हैं। लॉरस लेबोरेटरीज के नतीजे भी इस वक्त आ चुके हैं और नतीजों के ठीक साथ साथ स्टॉक में एक रिएक्शन भी आता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के मुनाफे के आंकड़े में बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के आय में भी बढ़त 1,440 करोड़ से बढ़कर कंपनी की आय 1,720 करोड़ पर आती हुई दिखी है। लॉरस लैब सालाना आधार पर अगर आप देखें मुनाफा 76 करोड़ से बढ़ा है, ये बढ़कर 234 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा है, साथ ही कंपनी के रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर भी बढ़त है। स्टॉक प्राइस में इस वक्त कोई मूवमेंट फिलहाल नज़र नहीं आ रही। ऑन द फेस ऑफ इट नतीजे ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पर। अक्षय, लॉरस लेबोरेटरीज पर एक टेक दीजिएगा। जी देखिए, नतीजे अभी अभी आए हैं, रिएक्ट कर रहा है स्टॉक, पर अगर टेक्निकल लेवल्स आप देखें तो कहीं ना कहीं 660 जो है इंट्राडे या शॉर्ट टर्म जो कल के लिए वैलिड रहेगा, ये एक रेजिस्टेंस है। ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो जब तक 620 स्पॉट लेवल के ऊपर चलता है लॉरस लैब, पॉजिटिव व्यू उसमें बरकरार रहेगा शॉर्ट टर्म या इंट्राडे के लिए। अगर 660 ब्रेक करता है अभी आधे घंटे में, तो आप 685 या 700 तक लेवल्स BTST में देख सकते हैं। रिजल्ट अभी अभी जस्ट आए हैं, इसीलिए फिलहाल कोई बड़ा रिएक्शन हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन नतीजे अच्छे हैं और ये रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। अगर 660 के लेवल्स देखते हैं तो फिर वहाँ से अप मूव्स की गुंजाइश बिल्कुल बनती नजर आएगी। लॉरस लैब्स के नतीजे, इसके अलावा अगर आप मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे, भले लॉरस लैब्स में इस वक्त मूवमेंट नहीं नज़र आ रही है, लेकिन फार्मा का खेमा है, फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरीज, जो कि काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन जहां जहां है उस लिस्ट में सबसे आगे डिवाइस लेबोरेटरीज का स्टॉक है, करीब 5% की तेज़ी वहां पर पाएंगे आप। सन फार्मा का स्टॉक मिलेगा, औरोबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि इसी स्पेस से जुड़े हुए काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा भी रहे हैं। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और ग्रासिम जैसे काउंटर्स है जहां पर अच्छा एक्शन है। बैंक्स फाइनेंशियल्स में आज हम देख रहे हैं सुस्ती की चाल है, तो चलिए फाइनेंशियल से जुड़े कुछ स्टॉक्स पर भी एक बार हमारे एक्सपर्ट से उनका टेक लेते हैं। विवेक, फाइनेंशियल्स, बजाज ट्विंस पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, श्रीराम फाइनेंस को भी देखेंगे। आज ये स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। बजाज फाइनेंस के लिए आज सुबह सुबह खबर आई थी, बोर्ड स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू कंसिडर कर सकती है 29 अप्रैल को होने वाली बोर्ड बैठक में। बोर्ड बैठक और इस अनाउंसमेंट के अनुमान से ठीक पहले हम देख रहे हैं बजाज ट्विंस में, बजाज फाइनेंस में ही आज बिकवाली का दबाव है। कैसे देखना चाहिए फाइनेंशियल स्पेस को, बिकॉज ये वही स्पेस था बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स जिसका लगातार जिक्र हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से कर रहे थे। कल से वापस हमने इसे देखा है, रिवर्स आउटलुक नजर आ रहा है, बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। तो आप 5 ट्रेडिंग सेशन से कर रहे हो, लेकिन एज ए इन्वेस्टर मैं तो पिछले 3 महीने से मेरे सारे इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूँ कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में हमको निवेश करना चाहिए। और इनफैक्ट जो म्यूचुअल फंड्स है वहां पे भी हमने बैंकिंग सेक्टर्स में काफी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो देखिए, जो कंपनी लगभग मार्केट ने एक तरीके से राइट ऑफ कर दिया था एक समय पे, कुछ ही महीनों पहले, ये इतना अच्छा बाउंस बैक दोनों ने वापस दिखाया। और वो जब समय वही था जब जियो वगैरह एंट्री कर रहा था, तब भी हमारी बात यही हुई थी कि इमीडिएटली ये नहीं है कि मार्केट शेयर पूरा जियो के पास या वो कोई कंपनी के पास चले जाने वाला है। ये सारा एक प्रोसेस होता है और कई साल लगते हैं इसमें, और उस दौरान मार्केट का भी एक्सपेंशन होता है, तो कोई कंपनी सफर नहीं होने वाली है फाइनली। तो इसके लिए दोनों, मुझे लगता है कि इन वैल्यूएशन पे आज भी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ठीक ठाक लग रहे हैं। और आपने श्रीराम फाइनेंस का भी जिक्र किया था, वहां पे थोड़ा कंफर्ट लेवल मेरा अभी ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो रनअप है ओवरऑल कंपैरेटिवली आप देखो तो श्रीराम अभी तक लगाड़ रहा है, और काफी पॉसिबिलिटीज है कि वहां पे भी आपको एक बाइंग इंटरेस्ट आगे चल के देखने को मिले। फाइनेंशियल स्पेस में बजाज ट्विंस पर तो कन्विक्शन बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है, श्रीराम फाइनेंस पर भी नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और उस खबर का जिक्र करते हैं जिस खबर ने पूरे देश को नहीं बल्कि दुनिया में भी चहल पहल मचाई है।
धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को दहशत का रूप देने वाले दरिंदे जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कुछ सैलानी जो कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे थे, धर्म के नाम पर उन पर गोलियां दाग दी गई। इसका असर कश्मीर पर पड़ा है, इसका असर देश पर पड़ा है और सरकार ने कड़े जवाब भी दिए हैं। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ा है। पहलगाम, श्रीनगर और सोनमर्ग के होटल्स में 10,000 बुकिंग्स रद्द हो चुकी है, होना ही था। इस हमले का इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ा है, एक बार अभिषेक से समझते हैं। अभिषेक, बताइए। मानसी, देखिए, कश्मीर एक पहाड़ी राज्य है और वहाँ के लोग टूरिज्म पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं। इनफैक्ट वहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें टूरिज्म का जो हिस्सा है करीब करीब 9% के आसपास का है। और 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से वहाँ पर टूरिज्म का बूम आया है। अब लोग बिना डर के, बिना भय के उस राज्य में पहुँच रहे थे और वहाँ की वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। आंकड़ा ये कहता है कि जहां 2020 में सिर्फ 35 लाख सैलानी कश्मीर गए थे, ये आंकड़ा 2024 में बढ़ के करीब 5 साल में 7 गुना बढ़ा और ये हो गया करीब करीब 2 करोड़ 35 लाख। ये राइज आया था। और मतलब होटल कारोबारी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर खुश थे, छोटे मोटे व्यापारी थे काफ़ी खुश थे, होटल काफ़ी एक्सपेंड कर रहे थे और केंद्र सरकार से भी राज्यों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने को लेकर। लेकिन कल की घटना, परसों की घटना ने हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है और एयरपोर्ट पर हम तस्वीरें देख भी रहे हैं कि किस तरह से सैलानी वहाँ से लौटने के लिए बेताब हैं, वहाँ रहना नहीं चाहते हैं। और अब जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उनके जो बुकिंग है धड़ाधड़ कैंसिल हो रहे हैं। दिल्ली की ट्रैवल एजेंसीज, तमाम ट्रैवल एजेंसीज हैं, सबको अगर मिला दी तो करीब करीब 90% बुकिंग अब तक कैंसिल हो चुकी है। और जो पर्यटक हैं वो वैकल्पिक जो डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड हो, वहाँ पर जाने का रुख कर रहे हैं। एक आंकड़ा कर्नाटक से आया है, कर्नाटक टूरिज्म सोसाइटी का। KTS वहाँ की एक बॉडी है जिसमें कि जितने भी टूर ऑपरेटर है कर्नाटक के करीब 1000, उसमें 100 KTS पर रजिस्टर्ड हैं। उनका ये कहना है कि 5000 से ज़्यादा टूरिस्ट ने अपनी बुकिंग रद्द कराई है। और ये तो खैर ठीक है, कर्नाटक का आंकड़ा है, पूरे देश में यही स्थिति होगी। तो अमरनाथ, वैष्णो माता या फिर बाकी जगहों की जो बुकिंग है उस पर निश्चित तौर पर असर ये पड़ रहा है। आपको आंकड़े बता देते हैं कि 2020 में 34 लाख टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे थे। 2021 में ये संख्या बढ़ के हो गई 1 करोड़ के पार। 2022 में करीब 2 करोड़ के आसपास, 2023 में 2 करोड़ से ऊपर की आंकड़ा रहे और 2024 में करीब 2 करोड़ 35 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे। और इन सैलानियों में जो विदेशी थे उनका भी अच्छा खासा हिस्सा था। 2024 में आपको बता दें कि 65,000 विदेशी सैलानी वहां पर पहुंचे थे। कश्मीर का जो सालाना पर्यटन उद्योग है वो है करीब 12,000 करोड़ रुपए का और अनुमान ये था कि 2030 तक ये 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ के आसपास तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें डीरेल होती नजर आ रही है। और चोट किस पर पड़ी है? जो आम कश्मीरी है, जो वहां पर छोटे मोटे धंधे करता है, जो टूरिज्म के व्यवसाय से जुड़ा है। करीब 2.5 लाख लोग कश्मीर में टूरिज्म के व्यवसाय से जुड़े हैं और उन पर ये सीधी चोट है। कल जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया कि ये काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। तो निश्चित तौर पर हृदय विदारक घटना तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां की इकोनॉमी, वहां के लोग, वहां के दुकानदार, वहां के जो व्यापारी हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित होने जा रहे हैं इससे। ये आंकड़े अपने आप में ही परेशान करने वाले हैं और कौन जाना चाहेगा उस जगह जिसकी हालत इतनी बुरी कर दी गई हो। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुश्मनों के मंसूबे क्या है और इन सब मंसूबों का जवाब भी सरकार लगातार दे रही है। आपको बता दें कि जब हम बात कर रहे हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ की बैठक हो चुकी है, जिस बैठक में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सभी मौजूद थे और कड़े फैसले लिए गए हैं कश्मीर अटैक पर मोदी सरकार के, जो कि हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी पूरे कड़े फैसले और भी आने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। बहरहाल इकोनॉमी के साथ इसे जोड़कर बताना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और दर्दनाक है ये खबर। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार BTST STBT कॉल्स लेंगे, आप बने रहें। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। बिजनेस रजिस्टर हो गया? यस,
सिर्फ करंट अकाउंट बाकी है। करंट अकाउंट के लिए तो SBI बेस्ट है। यूएस मशीन मिलेगा और QR कोड भी। बेस्ट कैश डिपॉजिट लिमिट, ईस्ट और वेस्ट इंडस्ट्री में बेस्ट, सबको पता है। SBI करंट अकाउंट बेस्ट है, सबको पता है। हमें अपनी बारीक कारीगरी से सजाने के लिए शुक्रिया। बारीक कारीगरी की रीत जो बनाए सोने को सेनको खुशियों की रीत। वेरी ब्यूटीफुल। मेकअप वाला भी आता ही होगा। मेकअप ऐसा करवाना कि सब देखते रह जाएं। भरोसा रखो मैडम, ऐसा मेकअप करूंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। कहीं ऐसा ही कुछ आपके इन्वेस्टमेंट के साथ ना हो जाए। अपनाइए भरोसे की चॉइस और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, IPOs में इन्वेस्ट कीजिए बिंदास। डाउनलोड चॉइस फिनेक्स टुडे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट स्मार्ट निवेश सही निवेश पार्टनर बाय टाइम्स नेटवर्क। आज के सेगमेंट में जिस स्टेटमेंट पर हम गौर दे रहे हैं वो स्टेटमेंट है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है। मेरे साथ अब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हर्ष रुंगटा जो कि फाउंडर है फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के। हर्ष जी, आप बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है, प्लीज क्लियर द एयर अराउंड दिस। जो म्यूचुअल फंड में आज 5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं उसमें से अधिकांश लोगों ने बिना डीमैट अकाउंट के इन्वेस्ट किया है। तो अनिवार्य नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। थोड़े लोग डीमैट अकाउंट के थ्रू भी करते हैं, उसका अपना फायदा अपना नुकसान है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अभी अभी कश्मीर और पहलगाम आतंकी हमले की खबरें हम आपको बता रहे थे, उसमें एक और डेवलपमेंट। पहलगाम हमले पर आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के फैसलों को सभी दलों से साझा करेगी सरकार। खबर की और डिटेल्स पर सारी जानकारी लेकर समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद में सरकार का ये पहला बड़ा कदम है जहां वो सभी विपक्षी दलों को, सभी राजनीतिक दलों को वो एक साथ लाना चाहती है और उसी कोशिश में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। शाम 6 बजे ये ऑल पार्टी मीटिंग होगी और सूत्र ये बता रहे हैं कि इस ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। और ये भी पता चल रहा है कि इस बैठक में भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, JP नड्डा जो कि BJP चीफ और साथ ही हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अमित शाह के भी इस बैठक में शामिल होने की सूचना मिल रही है। सभी राजनीतिक दल का जब हम जिक्र करते हैं तो प्रमुख तौर पे विपक्षी दल मसलन कांग्रेस, NCP, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन सभी पार्टियों के नेता भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। मकसद यही इस ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए कि जो सरकार को पहलगाम टेरर स्ट्राइक हुआ है या टेरर अटैक हुआ है उसकी वजह क्या रही वो तो बताएगी ही, लेकिन उसके बाद में किस तरीके से भारत सरकार ने 24 से 30 घंटे के भीतर पलटवार किया है। सुरक्षा समिति ने जो बड़े फैसले लिए हैं उससे किस तरीके से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है उसके बारे में विस्तार से सभी राजनीतिक दलों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और सरकार की मंशा और कोशिश यही है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दल वो एक साथ आए और एकजुट नजर आए, क्योंकि ये एक संवेदनशील मसला है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। और ऐसे में जब आप एक विपक्षी पार्टियों को साथ में ले पाएंगे तब आप ग्लोबल स्टेज पे अपने आप को काफी मजबूत स्थिति में रख पाएंगे। तो इस एक मकसद से ये एक बड़ी ऑल पार्टी मीटिंग शाम 6 बजे होने जा रही है। आपको बता दें कि ठीक इसी तरीके की एक ऑल पार्टी मीटिंग जम्मू कश्मीर में भी बुलाई गई है। वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये बैठक बुलाई है। 3 बजे ये बैठक होनी है और वहां पर भी जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भी कोशिश यही है कि वो सभी राजनीतिक दलों को ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है इसके बारे में बताना और किस तरीके से अब केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय की स्थिति बन रही है। टूरिज्म जो सबसे बड़ा कमाई का जरिया है जम्मू कश्मीर के लिए, चूंकि उस पर चोट पहुंची है तो वो कैसे रिवाइव करना चाहेगी। तो इन सभी मसलों को लेकर के जम्मू कश्मीर में भी मंथन या वहां पर चर्चा शुरू हो गई है।
पूरी जानकारी दे रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। और ये सर्वदलीय बैठक के टेक अवेज 6 बजे की बैठक के बाद भी उम्मीद करते हैं कि आप हम तक सारी की सारी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, 3 बजे एक और बैठक होने वाली है और 6 बजे सर्वदलीय बैठक यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग। इससे जुड़े सारी की सारी जानकारी अपडेट जितने मिलते रहेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहलगाम हमले पर आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आज शाम के लिए जिस पर नजर रखनी होगी। पहलगाम में आतंकी हमले की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से आतंकियों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आतंकियों की कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। कश्मीर अटैक पर मोदी सरकार के बड़े फैसले, ये तो शुरुआत है, इस घटना को न भूलेंगे न भूलने देंगे। हमारे साथ हमारी टेक्निकल पैनल पर एक और गेस्ट जुड़े हैं, चंदन तापड़िया, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल भी हमारे साथ है। चंदन, शुक्रिया अपना समय इस वक्त हमें देने के लिए। एंड लास्ट आवर ऑफ ट्रेड वी नो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम वापस लौट रहे हैं, आपसे बात करेंगे, आप बने रहें। डॉक्टर साहब, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए कट कितना गहरा है। अरे भरोसा रखो अच्छे से स्टिचिंग करूंगा। कहीं ऐसा ही कुछ आपके इन्वेस्टमेंट के साथ ना हो जाए। अपनाइए भरोसे की चॉइस और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज में इन्वेस्ट कीजिए बिंदास। डाउनलोड चॉइस फिनेक्स टुडे। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दुनिया को दिखता है तुम्हारा अड़ना, मैं देखता हूँ तुम्हारा अपनी सोच पे कायम रहना। दुनिया को दिखती है जिद, मुझे बस एक प्यारा सा दिल। पता है, पापा को दिखती है एक 16 साल की लड़की जो अपनी कहानी खुद लिख रही है, और ये बात सबसे कीमती है, इसलिए तुम्हारे लिए सिर्फ नेचुरल डायमंड्स। तो अप्रैल वायदा सीरीज की एक्सपायरी है आज, और बाजार हम देख रहे हैं कि निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट बढ़ी है। निफ्टी तो रेंज में ही है, 70-80 अंकों के आसपास की गिरावट है, लेकिन निफ्टी की जो कमजोरी है वो हो गई है करीब 150 अंकों के आसपास के। तो कल 250 अंक और आज 150 अंक, 2 दिन में 400 अंक, और पिछले 6 दिन में चला कितना था, करीब 5600 पॉइंट। कुछ नहीं, मतलब ये थोड़े बहुत कह सकते हैं कि हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग है। बाजार में ऐसा कोई वीकनेस का साइन नहीं आ रहा है। लेकिन कल के लिए आपको क्या ट्रेड लेना है, जरा ये समझ लेते हैं। दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। पहले आपके स्टॉक्स जान लेते हैं सर, समय कितना, 15 मिनट का रह गया है। बताइए कहां पर आप BTST इनिशिएट करने की सलाह देंगे? बिल्कुल, देखिए बाजार में एक्सपायरी, जो मंथली एक्सपायरी का जो मोमेंटम है वो देखने को मिला। हालांकि कोई बड़ा मूव आया नहीं, सुबह से ही 24,250 के दायरे में इंडेक्स घूम रहा था और
24,220 के आसपास का डिप बना के वहीं पे कंसोलिडेट हुआ है। अच्छी बात है कि अच्छी खासी सीरीज रही है, रोल ओवर्स भी बेटर रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव सेटअप और सेंटिमेंट यहाँ पे है। अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो मेरा फोकस रहेगा कहीं ना कहीं सीमेंट काउंटर पे। आप देखोगे इस सीरीज में सीमेंट पे थोड़ा सा अट्रैक्शन आ रहा है और मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा अल्ट्राटेक सीमेंट पे। अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग अपने 42 वीक का एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है और मोस्ट ऑफ द सीमेंट काउंटर पॉजिटिव बायस दिखा रहे, चाहे डालमिया भारत हो या दूसरे रहे। तो अल्ट्राटेक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा 11,900 के आसपास, 12,600 12,700 तक के लक्ष्य अल्ट्राटेक सीमेंट में यहाँ पे बनना चाहिए। और उसके अलावा अल्ट्राटेक के अलावा ग्रासिम या फिर डालमिया भारत, ये सारे काउंटर है जहाँ पे हमारा पॉजिटिव बायस रहेगा। तो काफी दिनों के बाद सीमेंट काउंटर पे मेरी नजर पड़ी है और आपको सिलेक्टिव सीमेंट काउंटर पे पॉजिटिव रहना चाहिए और उसमें से अल्ट्राटेक है वो पहली पिक के हिसाब से हमने आपके साथ साझा किया है। दूसरा ट्रेड में फोकस करूंगा टाइटन। कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट में पिछले कुछ सप्ताह में रिकवरी है, बट गोल्ड की जो शाइनिंग है वो बरकरार है और गोल्ड ने जिस हिसाब से एमसीएक्स में 1 लाख के रिकॉर्ड स्तर के ऊपर गया है, कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है। तो टाइटन में पिछले लगभग 10 दिनों में अच्छी रिकवरी हुई है, 2925 से लेके 3400 तक की हायर बेस बन रहे हैं और ऐसा मान रहे हैं कि 3310-15 के सपोर्ट से लगभग 3550 तक के टारगेट टाइटन में बनने चाहिए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट स्पेस से, टाइटन जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस से 2 काउंटर रहेंगे जो लिहाज आप फोकस कर सकते हो इंट्राडे और बीटीएसटी ट्रेड के सेटअप के हिसाब से। ठीक है, टाइटन ने लास्ट आवर के ट्रेड में थोड़ा सा जोश दिखाया है, 1% ऊपर आपको ये शेयर दिखेगा और सीमेंट में मजबूती है, लेकिन अल्ट्राटेक पसंद है बाकी शेयरों के मुकाबले चंदन जी को। 12,600 12,700 तक के टारगेट के लिए आपको इसको खरीदना है। एक और शेयर बाजार का दिग्गज जिसके नतीजों पर सभी की नजर रहती है, लेकिन नतीजों से पहले रिलायंस थोड़ा सुस्त रहा, में कहेंगे रेंज में रहा है। पिछले 4 दिन की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो बमुश्किल 10 से 12 रुपए की रेंज में जाके क्लोजिंग हुई है। 1300 रुपए के ऊपर जाकर फिलहाल कारोबार कर रहा, थोड़ा सा एक्शन इसमें आया है, लेकिन नतीजे किस तरह के आएंगे, नतीजों में फोकस कहां पर रहेगा, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, जियो के भी नतीजे जानेंगे, लेकिन पहले आप बताइए रिलायंस के ओवरऑल नतीजे किस तरह के आने वाले हैं। रिलायंस के अगर ओवरऑल नतीजे देखेंगे तो थोड़े म्यूटेड, थोड़े सॉफ्ट टाइप के नतीजे जो है वो आपको रिलायंस में देखने मिलेंगे। आय में महज 0.5% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन मुनाफे में उतनी गिरावट का अनुमान हम लगा रहे हैं। 18,471 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मुनाफा आने वाला है। यहाँ पे अगर आप एबिटा देखेंगे तो वहाँ पे भी करीब 1% के आसपास की गिरावट होगी। मार्जिन्स 1/4% के आसपास की गिरावट वहाँ पे भी आपको देखने मिलेगी। 18% के आसपास आएंगे। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत दरअसल जो कंपनी का ऑयल टू केमिकल और ऑयल एंड गैस कारोबार है, वहाँ पे शायद आपको थोड़ा परफॉर्मेंस जो है वो वीक या फिर कमज़ोर देखने मिलेगा। देखिए वैसे भी बेंचमार्क जो सिंगापुर जीआरएम है, साल भर में करीब 58% के आसपास की गिरावट वहाँ पे देखने मिली है, क्योंकि जो ग्लोबल प्रोडक्ट क्रैक्स है वो थोड़े बहुत वीक हो रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है कंपनी के ऑयल एंड गैस कारोबार पे पड़ने वाला है और इसके लिए ओवरऑल नतीजे जो है वो थोड़े सबड्यूड रहेंगे। एबिटा अगर आप देखेंगे ऑयल एंड गैस कारोबार का तो साल दर साल 12 से 14% के आसपास की गिरावट होगी। क्वार्टर हालांकि यहाँ पे फ्लैट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कि डीप वाटर गैस जो है वहाँ पे कीमतें बढ़ी थी 2% के आसपास की, लेकिन वहाँ पे जो KG-D6 में प्रोडक्शन है वो कमज़ोर रहने का अनुमान है। इसके लिए थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है वहाँ पे वीकनेस देखने मिलेगी। जियो में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। रिटेल को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एबिटा में साल दर साल 10% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन तिमाही दर तिमाही वो कमज़ोर होगा। अब तिमाही दर तिमाही कमज़ोर क्यों होगा? क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो त्योहारी सीजन था, तो जाहिर सी बात है जो बेस है वो बढ़ गया है क्वार्टर, इसके लिए वहाँ पे आपको क्वार्टर गिरावट देखने मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो साल दर साल रिटेल भी अच्छा परफॉर्म करेगा। हालांकि जो 30-40% की ग्रोथ हम देखते थे वो शायद डिलीवर ना करे, लेकिन हाँ 10% के आसपास की एबिटा ग्रोथ जो है वो रिटेल भी डिलीवर करेगा। तो ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है या फिर ऑयल एंड गैस का कारोबार जो है वो वीक रहेगा। जियो और रिटेल से सहारा मिलने वाला है। बढ़िया, शुक्रिया वरुण। तो ऑयल टू केमिकल थोड़ा वीक रहेगा और देखिए क्रूड भी थोड़ा नरम रहा है। अब एक्सप्लोरेशन वाली ये कंपनी है तो उस फ्रंट पर एक थोड़ी नेगेटिव चीज़ ज़रूर है, लेकिन ये जियो का परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है और आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ये 200 रुपये के ऊपर निकल गई है, उसके ऊपर सस्टेन करने की भी पूरी उम्मीद है। चंदन जी, रिलायंस में आप क्या सलाह देंगे? मतलब नतीजों का वेट कर लें या फिर आपके हिसाब से कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? रिलायंस की डिस्कस करें, साथ में काउंटर और मैं जिक्र करना चाहूंगा यदि आप ट्रेड सेटअप की बात करें तो सबसे पहले रिलायंस देखें, इस सीरीज में 1300 की कॉल राइटिंग हो रही थी, तो इसलिए मेरा मानना था कि 1300 के ऊपर ज्यादा टिकेगा नहीं। और वैसे मैं इसके प्राइस को, बिहेवियर को नोटिस करूं तो नीचे में 1100 और ऊपर में 1330, ये इसका दायरा है।
तो कहीं ना कहीं 1330 तक मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 1280 को एक छोटा सा सपोर्ट बना सकते हैं 1330 के टारगेट के लिए। एक और ट्रेड की यदि आप बात करें तो मैं यूपीएल पे फोकस करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं आप देखिए केमिकल फर्टिलाइजर पे फोकस रहेगा। जैसे जैसे हम मानसून की तरफ आगे बढ़ेंगे तो 670 के सपोर्ट से 710 तक के टारगेट यूपीएल में लगाए जा सकते हैं। यूपीएल भी एक बेहतरीन स्टॉक है। एक्चुअली में थोड़ी देर पहले जब हम केमिकल्स की बात बोल रहे थे, टाटा केमिकल, एसआरएफ और तीसरा शेयर यूपीएल ही था, क्योंकि इसके बारे में पहले थोड़ा पता कर चुका था, इसलिए यूपीएल का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन चंदन सर अच्छा किया आपने ये पॉइंट भी नोटिस करा दिया। क्षणे क्षणे चलने वाला शेयर है ये। आप इसको दिखाओ 2 महीने का चार्ट, इसका आपको पता लग जाएगा मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। इसके पीछे 2 महीने में शेयर गिरा नहीं, 2 महीने में जबकि बाजार में कितनी उथल पुथल देखी आप खुद जानते हैं। पहला कितना ख़राब था और दूसरा कितना ठीक था। दिखाना इसका 2 मंथ चार्ट दिखाओ, 2 से 3 मंथ चार्ट। फिर आपको मारुति के नंबर्स का एक प्रीव्यू भी देंगे। ये 3 महीने का चार्ट है, 23% ऊपर है शेयर। कौन कह सकता है कि 3 महीने पहले मार्केट्स के अंदर गिरावट थी, ये शेयर क्या नुकसान में था? कहीं नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, दिक्कतों से निकल के बाहर आके शेयर खड़ा हुआ है। बट एनी हाउ, अब आ जाते हैं जरा मारुति के सेल्स, माफ़ कीजिए, क्वार्टरली नंबर्स कैसे आ रहे हैं उसका एक प्रीव्यू आपके सामने रखते हैं। चंदन सर एक बार जरा आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। 2 बड़ी कंपनीज, एक मारुति, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स का इम्पैक्ट टिपिकली आएगा मार्केट्स पे। एक ऑटोज़ को हिलाएगा और दूसरा एनर्जी को थोड़ा रीशेप करेगा। मारुति पे कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। जो नंबर्स आ रहे हैं उसका अनुमान आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। सर आप जरा ट्रेड चेक करके बताइए। देखिए मारुति में अभी तो रेंज बाउंड बायस है, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूं कि 12,000 की कॉल में राइटिंग एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। उसके चलते ये 12,000, 12,050, 12,070 के दायरे को निकाल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे जो भी बनेगा कंडीशनल ट्रेड बनेगा, क्योंकि अभी तक तो रेंज बाउंड बायस है। अच्छी बात है, 4 दिन से हायर लॉस बन रहे हैं, 11,500 से लेके 12,000 की तरफ रिकवर हुआ है। बट 12,000 होल्ड करता है तो बिल्कुल यहाँ पे 4-5% के मूवमेंट आएंगे 12,500, 12,700 की तरफ। तो जो भी ट्रेड रहेगा 12,000 के ऊपर होल्ड करने में रहेगा और उस ट्रेड में 11,750 का सपोर्ट रहेगा। सर कोई ऑप्शंस का ट्रेड है चंदन सर? स्टॉक्स का हो, इंडेक्स का हो, कोई ऑप्शंस का ट्रेड? हालांकि सीरीज नहीं है, पूछने में मेरे को थोड़ा हर्ज भी हो रहा है और मैं खुल के पूछ भी नहीं पा रहा हूँ, बट फिर भी कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो? बिल्कुल मेरे पास एक ट्रेड रहेगा यूपीएल में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो रहा है तो वहां पे वो कैप्चर कर ले, क्योंकि निफ्टी आज थोड़ा चोपी था, नीचे के लेवल पे डिप बना के रिकवर है। यूपीएल थोड़ा पॉजिटिव बायस मुझे दिखा रहा है। यहाँ पे अभी हम खरीदारी की सलाह भी दे रहे थे। मैं 700 की कॉल पे फोकस कर रहा हूँ अगले महीने की, जो लगभग 20-21 रुपए के आसपास चल रही है। यूपीएल की 700 की कॉल 20-21 के आसपास लें, 15 रुपए का सपोर्ट लगाइए, ऊपर में 30 रुपए के टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, रेशो हो गया 1:2 का। 5 रुपये जाएंगे, 10 रुपये आएंगे, 20 रुपये में कॉल मिल जाएगी। स्ट्राइक मैं आपको बता देता हूँ 700 की है, मंथ अगला है, तो आप पूरा महीना आपको मिल रहा है। वैसे भी मई सीरीज तो बहुत बड़ी है, अभी तो शुरू हो रहा है, तो 24 अप्रैल है। आपको पता है 30 अप्रैल की भी एक एक्सपायरी है और वो आएगी मंथ के अंदर, मई मंथ के अंदर। होगा अप्रैल का एक्सपायर बट होगा मई सीरीज के अंदर। तो ये करे क्या, डेट ऐसी कुछ फाइनल हो रही है इस बार। तो यूपीएल की 700 की स्ट्राइक 20 रुपये में मिलेगी, 15 रुपये का स्टॉप लॉस, 30 रुपये का टारगेट है। प्रोड्यूसर साहब अगर छाप पाओ तो एक बार छाप देना, नहीं तो मैंने तो इतनी आसानी से आराम से बोल ही दिया। आप यूट्यूब पे आगे पीछे करके भी देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है सर, डन, पॉइंट टेकन है। ये एक शेयर हमने आपसे और ले लिया है। खैर इस बीच कुछ शेयर्स मेरे को और भी पता करने थे। एक शेयर मेरे को सर आपसे और पता करना है। ये सर टाटा कंज्यूमर से एक बार जरा चेक करेंगे, कोई ट्रेड बनता है इसमें? बिल्कुल। सो टाटा कंज्यूमर की बात करें हम तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस देखने को मिली है। एक मॉर्निंग में डिक्लाइन आया था, वो अच्छी तरह से खरीदारी में तब्दील हुआ है। वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छे हैं और कहीं ना कहीं कंजम्पशन का थीम यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। तो टाटा कंज्यूमर बिल्कुल एक पॉजिटिव बायस रखूंगा। 1140 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, 1195 के टारगेट। 1195 तक के टारगेट्स यहाँ पर टाटा कंज्यूमर पर ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ ये स्टॉक में इस वक्त 1161 के लेवल्स पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। कंजम्पशन बकेट में वन ऑफ द अट्रैक्टिव काउंटर्स कहा जाएगा। चंदन जी, टायर स्टॉक्स पर भी एक टेक हम आपसे जानना चाहेंगे। अपोलो टायर, जेके टायर,
सीएट, ये सारे स्टॉक्स आज के सत्र में जहां बाजार में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, अच्छा चल रहे हैं। 2-2.5% के गेंस से यहाँ पर है ही। किन्हीं की एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए या फिर नए अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से डेवलप हो रहे हैं तो भी बताइएगा। टायर की बात की और देखे कहीं न कहीं क्रूड प्राइसेस गिरने की वजह से काफी सेक्टर में पॉजिटिव बायस देखने को मिला है और कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरीज में भी पॉजिटिव मोमेंटम है, जिस हिसाब से चीजें अपडेट हो रही है। अपोलो टायर हमें पॉजिटिव लग रहा है और पिछले 10 दिनों में काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट में बन रहा है, डेली चार्ट में हाई टॉप्स हाई बॉटम है। 460 के सपोर्ट से 488 तक के टारगेट अपोलो टायर में बनने चाहिए। सीएट की बात करें तो सीएट में डेली चार्ट में एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना है। पिछले 5 दिनों से ये काउंटर 3000 के ऊपर क्लोज देने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और अब 3000 होल्ड बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 3000 का सपोर्ट यहाँ पे काम करेगा और 3000 के सपोर्ट से 3300 रुपए तक के लेवल बनने चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि टायर कंपनीज में पॉजिटिव बायस देखने को मिलेगा। अपोलो टायर और सीएट दोनों में खरीदारी की हम सलाह दे रहे हैं परफेक्ट लेवल के साथ में। ओके, सीएट और अपोलो टायर दोनों पर खरीदारी के मौके बनते हुए टायर स्टॉक्स में एक एक्शन बिल्टअप होता हुआ दिख भी रहा है और इस एक्शन पर नजर होनी चाहिए और एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलने पर अट्रैक्टिव बेट्स भी ये नजर आते हैं। बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और चलिए बाजार की क्लोजिंग पर ही फोकस कर लेते हैं। आज के सत्र में बड़ा ही बटा हुआ कामकाज देखने को मिला, टुवर्ड्स डाउन साइड वॉलेटाइल थे। ऑफकोर्स मंथली एक्सपायरी का दिन है तो वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड थी, उतार चढ़ाव होना लाजमी थे और उसी तरह के लेवल्स पर क्लोजिंग भी करीब 80 अंकों की बिकवाली के साथ ही इस वक्त निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बैंक्स, फाइनेंशियल, सीमेंट, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरी स्पेस लगातार आज फोकस रेडार पर रहे। इनफैक्ट फार्मा ने ही काफ़ी हद तक ड्यूरिंग द एंटायर सेशन बाजार को संभालने का काम किया और बाजार क्लोज होते होते भी अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा एक्शन जो है फार्मा स्पेस पर भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ मेटल भी है जो कुछ हद तक मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन इसके इतर सारे के सारे सेक्टर्स आज चैलेंज फेस कर रहे थे, चाहे फिर वो एनर्जी स्पेस हो, ऑटोमोबाइल हो, आईटी सेक्टर हो। सबसे ज़्यादा लूजिंग मोमेंटम जो है रियल एस्टेट और एफएमसीजी स्पेस में देखने को मिला। एफएमसीजी स्पेस से जुड़ी कई सारी कंपनियों के नंबर्स आने वाले भी हैं, कुछ कंपनियों के नंबर्स आ भी चुके हैं। एचयूएल के स्टॉक प्राइस को देखें, हमने देखा करीब 4% तक की गिरावट के साथ कमजोर कमेंट्री और मार्जिन की गाइडेंस से स्टॉक में गिरावट और स्टॉक का टूटना रुका नहीं। इस वक्त भी हम देख रहे हैं क्लोजिंग के दरमियान स्टॉक में बिकवाली। नेस्ले इंडिया के नतीजे अनुमान के मुताबिक थे, मुनाफा करीब 5% घटा, मार्जिन भी 25% के पास सपाट रहते हुए दिखे। नेस्ले इंडिया में भी लाल निशान के साथ गिरावट पर ही क्लोजिंग इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि नजर सारी फार्मा और लेबोरेटरी स्पेस से जुड़ी कंपनियों पर गई। थायरो केयर स्टॉक ऑफ द डे बिल्कुल कहा जाएगा। आज सुबह से ही अच्छे नतीजों के ठीक बाद स्टॉक ने वन साइड अप मूव देखे और ये अप मूव जो है वो बिल्कुल जारी रहे। 9.9% के साथ 839 पर ये स्टॉक क्लोज करता हुआ। सिटी की बुलिश रिपोर्ट से डिविज लेबोरेटरीज में भी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली। 5% की तेजी पर डिविज लेबोरेटरी का स्टॉक, सन फार्मा में 1% की तेजी। सो ऑल इन ऑल फार्मा की सेहत दिन भर सुधरी और सुधर कर मजबूती के साथ ही इस वक्त भी अगर आप देखें सिप्ला है, सन फार्मा है, सारे के सारे स्टॉक्स हैं। मेजर फार्मा प्लेयर्स, छोटी मजॉली फार्मा कंपनियां सभी कुछ अच्छा खासा एक्शन दिखाती हुई। एज वी टॉक एसबीआई लाइफ के नतीजे भी आते हुए दिखे हैं। मुनाफा 814 करोड़ पर कंपनी का पोस्ट हुआ है। 860 करोड़ का अनुमान हम लगाकर चल रहे थे। मुनाफे का आंकड़ा हमारे सामने है, मुनाफे में बढ़त देखने को मिली। 811 करोड़ से मुनाफा 814 करोड़ पर। रेवेन्यू और साथ ही कामकाजी मुनाफे और मार्जिन के लेवल्स आएंगे वो आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर एसबीआई लाइफ के नतीजे तो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। एक एक आंकड़े आपके सामने आते जाएंगे, आपके स्क्रीन पर फ्लैश जरूर होंगे। क्लोजिंग है आपकी स्क्रीन पर 55,130 के इर्द गिर्द 250 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बिकवाली का दबाव झेलते हुए लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है। बैंक निफ्टी ने 5 से 6 सेशन की मजबूती के बाद कल से वापस से एक रिवर्स मूव लिया है और आज के सत्र में भी गिरावट के साथ क्लोजिंग 24,244 के स्तर पर करीब 100 अंकों की बिकवाली पर निफ्टी ने भी क्लोजिंग दिखाई है। एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज बिल्कुल बटे हुए, 1300 एडवांसेस के सामने 1373 डिक्लाइन, यानी कि टुवर्ड्स डाउन साइड हल्का सा कह सकते हैं टिल्ट ज्यादा बढ़ता हुआ, लेकिन 50-50 कामकाज। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में भी मजबूती जो कि कंसर्न का काम पैदा करती हुई। वॉलेटाइल मूव्स थे, मंथली एक्सपायरी और कल से नई सीरीज की शुरुआत होगी। उम्मीद यही करते हैं कि इस सीरीज में उतार चढ़ाव भी देखें मार्केट में, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी ढेर सारी बाजार में दी। नई सीरीज भी इसी तरह की तस्वीर लेकर आए। फिलहाल क्लोजिंग कॉल
को हम यही समेटने वाले हैं। चंदन जी बहुत शुक्रिया लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे डिम्पी और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।